हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज। मैं हूं आतिश फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन स्टडी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। सो इस वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे प्रैक्टिस, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को और भी इनहांस कर सकें इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए बच्चों, बिगिन करते हैं अपनी पहली प्रॉब्लम के साथ, विच इज Which one of the following is not a lateral meristem? So हमसे बेसिकली बोला जा रहा है दिए ऑप्शन में से आपको उस ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना है जो कि एक लेटरल मेरिस्टेम नहीं है। ओके, सो आवर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम, ऑप्शन बी इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, ऑप्शन सी फेलोजन या ऑप्शन डी इंटरकैलरी मेरिस्टेम। सो बच्चों, याद करने की कोशिश कीजिए सबसे पहले तो लेटरल मेरिस्टेम के बारे में। तो याद आ रहा है आप सभी को कि लेटरल मेरिस्टेम को हम एक और नाम से बुलाते थे, विच वाज कॉल्ड द सेकेंडरी मेरिस्टेम। ओके, सो सेकेंडरी मेरिस्टेम बेसिकली क्या होता है? ऑब्वियसली वो मेरिस्टेम जो कि प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। सो दे रिजल्टेड इनटू द सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ओके, और क्या होती थी सेकेंडरी ग्रोथ? सेकेंडरी ग्रोथ मतलब होता था इंक्रीज इन द प्लांट गर्थ, यानी कि प्लांट का जो गर्थ है उसमें जो इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी ग्रोथ। बिकॉज प्राइमरी ग्रोथ होती थी प्लांट की लेंथ में इंक्रीज होना। प्लांट की जब हाइट बढ़ती है तो वी कॉल इट द प्राइमरी ग्रोथ, और प्लांट की गर्थ बढ़ती है तो वी कॉल इट द सेकेंडरी ग्रोथ। और सेकेंडरी ग्रोथ होता था विद द हेल्प ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम विच इज कॉल्ड द लेटरल मेरिस्टेम। और लेटरल मेरिस्टेम को हम एक और नाम से भी बुलाते थे, विच वाज कॉल्ड द कैम्बियम। ओके, सो वी ऑल्सो कॉल इट द कैम्बियम। तो मैंने आपको कैम्बियम कितने टाइप के पढ़ाए थे? आई होप आप सभी को याद आ रहा होगा। तो कैम्बियम बेसिकली अपने जो रीजन जहां पे वो पाए जाते हैं उसके बेस पे डिफरेंशिएट होते थे इनटू टू टाइप्स। सबसे पहला वाला कैम्बियम होता था, वी कॉल इट द वैस्कुलर कैम्बियम। ओके, and the other one was called the cork cambium. ओके, तो वैस्कुलर कैम्बियम आपको कहां देखने को मिलता था? इन द स्टीलर रीजन, यानी कि स्टील में, राइट? तो स्टील में आपको याद होगा कौन कौन से पार्ट्स आते थे, राइट? तो वैस्कुलर कैम्बियम स्टीलर रीजन में है, और ये भी फर्दर दो टाइप के होते थे। तो कौन से हैं वो दो टाइप्स? सबसे पहला कहलाता था द इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम। Okay, and the other was called interfascicular cambium. तो जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, इंट्रा मीन्स होता है विद इन, फैसिकुलर मतलब होता है रिलेटेड टू बंडल। और किस बंडल की बात की जा रही है ओवर हियर? वी आर टॉकिंग अबाउट द वैस्कुलर बंडल। तो सपोज ये एक वैस्कुलर बंडल है, तो आपको देखिए यहां पर एक कैम्बियम की स्ट्रिप दिखाई देगी, विच इज गोइंग टू बी द इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम, राइट? तो यहां प्रेजेंट है जाइलम और यहां फ्लोएम, ठीक है? तो यहां पर देखिए आपको क्या देखने को मिल रहा है? दी इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम। और राइट, अगर यहां पर हम देखें इंटरफैसिकुलर कैम्बियम को, दैट मींस दो वैस्कुलर बंडल्स के बीच में प्रेजेंट होगा। सो इंटर मींस होता है बिटवीन, राइट? तो यहां पर सपोज अगर ये दो वैस्कुलर बंडल्स मैं ड्रॉ कर दूं, तो इनके बीच में जो आपको कैम्बियम डेवलप होता हुआ दिखेगा, दैट विल बी रिफर्ड टू एज दी इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। ओके, सो ये दो हो गए। एंड लास्टली वी हैव द कॉर्क कैम्बियम, जो आपको एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में देखने को मिलता है, यानी कि स्टील के बाहर। और स्टील के बाहर क्या प्रेजेंट है? द कॉर्टेक्स। तो यानी कि कॉर्टिकल रीजन में आपको देखने को मिलता है, और इसको हम एक और नाम से बुलाते थे, विच वॉज फेलोजन। ओके, सो आपको जितने भी कंपोनेंट्स हैं ऑफ द लेटरल मेरिस्टेम या कैम्बियम वो पता चल चुके हैं। सो आइए अपने ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला, इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम एक प्रकार का लेटरल मेरिस्टेम है, इसका मतलब ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, राइट? अगर हम बात करें इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, वो भी होता है एक सेकेंडरी मेरिस्टेम, तो इसको भी कर दीजिए एलिमिनेट। एंड वी हैव फेलोजन जो कि है कॉर्क कैम्बियम, दिस इज ऑल्सो अ सेकेंडरी मेरिस्टेम, इसका मतलब ये भी हो गया एलिमिनेट।
So the correct option here would be option D, intercalary meristem. Okay? तो आइए बच्चों देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 को, दैट सेज which of the following statements is correct in context of an axillary bud. So एक अगर हम एक्सिलरी बट के बारे में बात करें तो उससे रिलेटेड आपको यहां पर कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं और आपको फाइंड करनी है द करेक्ट स्टेटमेंट. तो चलिए एक एक करके सारी स्टेटमेंट्स को पढ़ लेते हैं. हमारी पहली स्टेटमेंट है इट इज प्रेजेंट एट द शूट टिप. तो देखिए क्या एक्सिलरी बट शूट टिप पर प्रेजेंट होती थी? नो ना. ऐसी बट जो कि शूट की टिप पे प्रेजेंट होती है वी यूज्ड टू कॉल इट द टर्मिनल बट. तो इसका मतलब ये एक्सिलरी बट तो है नहीं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन कर दीजिए आप एलिमिनेट. Okay, then we have option B that says it is capable of forming a branch or a flower. So axillary bud से ही तो flower या फिर branch बनती थी, right? इसका मतलब ये statement है perfectly correct and that is what we had to find. Okay, so the correct option here would be option B. Okay, बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं. जैसे आपको ऑप्शन सी में बोला जा रहा है इट इज प्रेजेंट ऑन द लीफ मार्जिन्स एंड हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन. क्या ये करेक्ट है? क्या ये आपको लीफ मार्जिन्स पे देखने को मिलती हैं और ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करती हैं? सो नो, ये आपको देखने को मिलती है एज द नेम सजेस्ट, ये आपको देखने को मिलेगी इन द एक्सिल्स ऑफ लीव्स. ओके, तो यानी कि लीफ के मार्जिन पे नहीं, लीफ के एक्सिल में देखने को मिलेगी. देखिए कैसे एक्सिल, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वाले चैप्टर में भी पढ़ाया था कि ये स्टेम है और अगर ये लीफ है तो यहाँ पर जो स्पेस एम्प्टी है दैट इज कॉल्ड द एक्सिल और यहाँ पर जो बड बनेगी दैट विल बी कॉल्ड द एक्सिलरी बड. सो दिस इज एक्सिलरी बड. सो इसका मतलब क्या हुआ? ये वाली स्टेटमेंट भी हो गई इनकरेक्ट. सो इसको भी कर दीजिए एलिमिनेट. एंड लास्टली वी आर लेफ्ट विद द डी ऑप्शन दैट इज सेइंग इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स प्रेजेंस ऑन द इंटरनोड्स ऑफ द स्टेम. तो क्या ये आपको स्टेम की इंटरनोड्स पे दिखाई देती है? नो, ये आपको देखने को मिलती है ऑन द नोड, राइट? सो आपको पता है जिस पॉइंट पे या जिन रीजन से स्टेम के आपको एक लीफ अराइज करती हुई दिखती थी वी यूज्ड टू कॉल देम नोड्स. और नोड्स पे ही आपको देखने को मिल रहे हैं एक्सिल का फॉर्मेशन बिटवीन द स्टेम एंड द लीफ, और वहीं पर तो अराइज कर रही है द एक्सिलरी बड. तो इसका मतलब ये इंटरनोड पे नहीं, नोड पे अराइज करती हैं ऑफ द स्टेम. इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट भी हो गई इनकरेक्ट. सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी. तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 को, दैट सेज which among the following मेरिस्टेम is responsible for regenerating parts of grass removed by the grazing herbivores. तो यानी कि दिए हुए ऑप्शन में से आपको कुछ मेरिस्टेम दे रखी हैं और पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी ऐसी मेरिस्टेम है जो कि उन प्लांट पार्ट्स को जिनको कि ग्रेजिंग हर्बीवोर्स ने रिमूव कर दिया था अपॉन ग्रेजिंग, उनको वापस से रीजनरेट करने की कैपेसिटी कौन रखता है. दैट मींस ऐसा मेरिस्टेम जो कि रीजनरेट कर सकता है उन प्लांट पार्ट्स को जो कि ग्रेजिंग हर्बीवोर्स ने रिमूव कर दिए थे अपॉन ग्रेजिंग. सो अवर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए एपाइकल मेरिस्टेम, ऑप्शन बी इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, ऑप्शन सी लेटरल मेरिस्टेम या ऑप्शन डी इंटरकैलरी मेरिस्टेम. तो याद कीजिए मैंने आपको ये वाला पॉइंट किस टाइप के मेरिस्टेम से रिलेटेड बताया था? Yes, it was related to the intercalary meristem. So the correct option here would be option D, intercalary meristem. तो याद है आप सबको इसे intercalary meristem क्यों बुलाते थे? Because ये मेरिस्टेम इंटरकेलेट करता हुआ दिखता था बिटवीन टू परमानेंट टिश्यू, है ना, लाइक अ सैंडविच. जैसे दो आपको परमानेंट टिश्यू है, उनके बीच में एक मेरिस्टेम की स्ट्रिप आपको देखने को मिलती है विच वी कॉल एज द इंटरकैलरी मेरिस्टेम. इसीलिए इसको इंटरकैलरी कहा गया है. ओके, तो ये आपको कहां कहां देखने को मिलता था? वी यूज टू सी देम एट द बेस ऑफ द लीफ, यानी कि लीफ बेस पे भी देखने को मिलता था और साथ ही साथ नोड के अबव और बिलो भी देखने को मिलता था. और स्पेशली क्योंकि यहां बात की जा रही है ग्रासेस की, तो ग्रासेस के केस में आपको ये कहां देखने को मिलता था? इट वॉज अबव द नोड्स. तो इसका मतलब our correct option here would be option D, intercalary meristem. तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 4 को, दैट सेज आइडेंटिफाई द प्लांट टिश्यू व्हिच कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर्स. तो हमें कुछ एनाटॉमिकल फीचर दे रखे हैं ऑफ अ प्लांट टिश्यू जिसके बेस पे हमको आइडेंटिफाई करना है कि हम किस प्लांट टिश्यू के बारे में बात कर रहे हैं. सो हमको यहाँ पर पहला फीचर दे रखा है दैट सेल्स आर थिकन्ड एट कॉर्नर्स, ओके, ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन. तो यानी कि यहाँ पर आपको जो सेल्स देखने को मिलते हैं उनके कॉर्नर्स पे आपको थिकनिंग दिखाई देगी ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन. तो इसका मतलब क्या हुआ? ये वाली फीचर आपको कुछ रिलेट कर रही है टू सर्टेन टिश्यू जो कि हमने पढ़े थे व्हेन वी वर स्टडीइंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज. देन अगर हम बात करते हैं सेकंड फीचर की, दैट देयर आर नो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस. तो इस टाइप के टिश्यू के सेल्स में आपको कोई इंटरसेल्यूलर स्पेसेस भी देखने को नहीं मिलती हैं. तो यू आर गेटिंग सम इंडिकेशंस, राइट?
फिर अगर हम बात करें थर्ड फीचर की, दे मे कंटेन क्लोरोप्लास्ट एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, यानी कि इनके पास क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट हो सकता है और ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म भी कर सकते हैं। ठीक है भाई। और लास्टली हमारे पास जो फोर्थ फीचर है दैट इज दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू यंग स्टेम एंड पेटियोल ऑफ द लीफ। तो यानी कि ये प्लांट के जो यंग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि यंग स्टेम हो जो कि ग्रीन होती है, और साथ ही साथ जो लीफ का पिटियोल होता है, ओके, इनको ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। यानी कि ऐसे प्लांट पार्ट्स के बारे में बात की जा रही है जो कि नॉन वुडी हैं, इसका मतलब वो फ्लेक्सिबल भी होंगे। तो यानी कि कौन सा ऐसा प्लांट पार्ट का टिश्यू था जो कि फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता था टू द यंग पार्ट्स। तो कुछ याद आ रहा है आप सभी को? आई नो आप सभी को इतनी सारी हिंट्स में से ऑब्वियसली करेक्ट आंसर मिल चुका होगा। सो आई एम रीडिंग आउट द ऑप्शंस। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए पैरेन्काइमा, ऑप्शन बी स्क्लेरेन्काइमा, ऑप्शन सी कॉलेन्काइमा या ऑप्शन डी एरेन्काइमा। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी कॉलेन्काइमा। सो याद करने की कोशिश कीजिए कॉलेन्काइमा का सेल। तो मैंने आपको यहां पर ड्रॉ करके भी दिखा देता हूं। तो देखिए बच्चों, बेसिकली इनका पॉलीगोनल से शेप होता है और आप देखेंगे इनकी जो सेल वॉल की कॉर्नर्स हैं, यहां पर आपको कुछ थिकनिंग्स दिखाई देती हैं, राइट। सो दीज आर सर्टेन थिकनिंग्स जो कि किसकी होती हैं भाई? ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन। ठीक है, तो दीज आर द थिकनिंग्स ऑन द वॉल्स। ओके, ये सेल वॉल है और आपको यहां पर इनका एक बड़ा सा वैक्यूल भी देखने को मिलेगा और ये इनका प्रोटोप्लाज्म है। ओके, सो ये आपको सारी कंडीशन देखने को मिलती थी ना इन केस ऑफ दी कॉलेन्काइमा सेल्स। और देखिए ये जो रिमेनिंग नेक्स्ट सेल्स हैं इनके, ये सारे सेल्स के बीच में कोई इंटरसेल्यूलर स्पेसेस भी नहीं है। तो ये सारे फीचर्स यहाँ पर डिनोट किए जा रहे हैं। दैट मींस आवर करेक्ट ऑप्शन हियर वुड बी ऑप्शन सी कॉलेन्काइमा। तो आइए बच्चों देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 को। दैट सेज द वॉल्स ऑफ स्क्लेरेन्काइमा आर थिकन ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ। तो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू में आपको जो थिक सेल वॉल देखने को मिलती है उसमें किसका डेपोजिशन होता है? सो अवर ऑप्शन आर ऑप्शन ए लिग्निन, ऑप्शन बी सुबरिन या ऑप्शन सी पेक्टिन या फाइनली ऑप्शन डी टाइलोसिस। तो आप सभी को याद है स्क्लेरेन्काइमा डेड टिश्यू है जिसकी जो सेल वॉल है वो थिकन होती है ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ लिग्निन, राइट। तो मैंने आपको बताया था स्क्लेरेन्काइमा की जो सेल वॉल है वो लिग्निफाइड होती है, तो वहां पर लिग्निन का डेपोजिशन होगा। तो हेंस द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन ए लिग्निन। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 6 को। दैट सेज जाइलम इन जिम्नोस्पर्म्स लैक, यानी कि जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनके जाइलम टिश्यू में कौन सा कंपोनेंट होता है एब्सेंट? तो अवर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए ट्रैकीड्स, ऑप्शन बी वेसल्स, ऑप्शन सी जाइलम पैरेन्काइमा या ऑप्शन डी जाइलम फाइबर्स। तो आई होप आप सभी को याद है मेरा कॉन्सेप्ट एड ऑन वीडियो, जहां पर मैंने आपको जब मैं जाइलम पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था जाइलम के बेसिकली होते हैं 4 कंपोनेंट सेल्स और उनमें से एक कंपोनेंट जो है वो जिम्नोस्पर्म्स के केस में होता था एब्सेंट। कौन सा था वो कंपोनेंट? Those were the vessels, right? Okay, तो the correct option here would be option B vessels। और इसीलिए जब जिम्नोस्पर्म्स का जो वुड बनता है those are going to be without vessels। तो ऐसे वुड को हम क्या बुलाते थे? याद करने की कोशिश कीजिए। मैंने कहा था ऐसा वुड जिनके पास वेसल्स एब्सेंट हैं वो कहलाता है द सॉफ्ट वुड। ओके, जिसको हम एक और नाम से भी बुलाते थे और द नॉन पोरस वुड। ऐसे वुड में 90 to 95% जो वुड होता था वो बनता था ऑफ द ट्रैकीड्स, राइट, बिकॉज वेसल्स यहां पर एब्सेंट होते थे। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन हियर वुड बी ऑप्शन बी वेसल्स। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम विच इज प्रॉब्लम नंबर 7 दैट सेज Which among the following statements regarding sclerites is incorrect? So sclerites से रिलेटेड आपको यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं जिनमें से आपको फाइंड करनी है इनकरेक्ट स्टेटमेंट को। तो सबसे पहले तो स्क्लेरिड्स क्या होते हैं इसको रिकॉल कर लीजिए। तो मैंने आपको बताया था स्क्लेरिड्स बेसिकली एक टाइप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू है। तो ऑब्वियसली जब ये स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू के ही टाइप हैं दैट मीन्स ये भी डेड होंगे, राइट। और इनका जो शेप होता था वो जनरली आपको ओवल या फिर आपको स्फेरिकल दिखाई देता था, समटाइम्स आपको सिलिंड्रिकल भी दिखाई देता था या इलोंगेटेड भी होता था, राइट। सो आप देखेंगे यहां पर आपको बहुत ही थिकन्ड सेल वॉल देखने को मिलती थी। सो मैं इनकी वॉल्स को इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूं। सो दीज आर देयर हाईली थिकन्ड वॉल, जिनको ऐसे में शेड कर देता हूं। तो दे रिप्रेजेंट द थिकन्ड वॉल्स ऑफ स्क्लेरिड्स। I hope that's clear. So these are the thickened walls
ओके। देन वी हैव, यहां पर आप देख रहे हैं कुछ ओपनिंग दिखाई दे रही हैं आपको, दीज आर कॉल्ड द पिट्स। ओके, तो जो ओपनिंग्स आपको ये दिख रही है ना, दीज आर कॉल्ड द पिट्स, एंड आपको यहां पर एक नैरो सा लूमन देखने को भी दिख रहा है। सो दिस इज अ लूमन, जो कि कैसा है, नैरो, राइट। सो ये बेसिकली एक स्क्लेरिड है, और इससे रिलेटेड आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं। ओके, सो पहले लिखा हुआ है दे आर फाउंड इन द पल्प ऑफ पेयर, गुआवा एंड सपोटा। तो मैंने आपको जब स्क्लेरिड पढ़ाया था तो मैंने इनकी अकरेंस भी बताई थी, आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलते थे। तो मैंने कहा था आपको ये फ्रूट में, उनकी वॉल में भी देखने को मिलते थे, फ्रूट की पल्प में भी देखने को मिलते थे, राइट। और मैंने आपको बोला था ये लीव्स में, और साथ ही साथ जो लेग्यूम्स की सीड कोट है उसमें भी देखने को मिलते थे। सो आवर ऑप्शंस वील सी और फाइंड आउट करते हैं इनकरेक्ट वाले को। तो पल्प की बात की जाए अगर फ्रूट के, सो हमको यहाँ पर कौन कौन से एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे अपने कॉन्सेप्ट एड ऑन वीडियो में, मैंने उनको याद करने के लिए आपको सिंपल सी एक ट्रिक दी थी, यू कुड हैव लर्न इट बाय जीपीएस, राइट। तो मैंने कहा था जी फॉर गुआवा, पी फॉर पेयर एंड एस फॉर सपोटा। सपोटा बेसिकली जिसको हम कॉमनली चीकू बुलाते हैं। ओके, दैट मीन्स पेयर, गुआवा एंड सपोटा के फ्रूट पल्प में आपको डेफिनेटली स्क्लेरिड्स देखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट तो करेक्ट है, हेंस इस ऑप्शन को आप कर दीजिए एलिमिनेट, राइट। अब हम देखते हैं अपना बी ऑप्शन। ओके, तो बी ऑप्शन में हमसे बोला जा रहा है दे आर कॉमनली फाउंड इन द फ्रूट वॉल्स ऑफ नट। तो ये भी करेक्ट है, मैंने कहा था ना फ्रूट वॉल्स में भी देखने को मिलता है, और इसका एग्जांपल होते थे नट्स। तो नट्स की फ्रूट वॉल में आपको स्क्लेरिड देखने को मिलते थे, दैट मीन्स ये करेक्ट है स्टेटमेंट, और इसको हम कर देंगे एलिमिनेट, राइट। अब हम देखते हैं अपनी सी स्टेटमेंट दैट सेज दे आर कॉमनली फाउंड इन द लीव्स ऑफ टी। तो टी की जो लीव्स होती हैं उनमें भी देखने को मिलते हैं, और मैंने आपको बताया था लीव्स में भी एग्जाम्पल होता था टी, जिसमें आपको ये देखने को मिलते थे, ये भी करेक्ट है। ओके, देन इसको भी हम कर देंगे एलिमिनेट, एंड फाइनली वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन डी, जहां पर बोला जा रहा है दे आर फाउंड इन द फ्रूट वॉल ऑफ लेग्यूम्स। क्या ये करेक्ट है? नो, ये लेग्यूम्स के आपको फ्रूट वॉल में नहीं बल्कि सीड कोट में, यानी कि सीड की जो वॉल होती है उसमें देखने को मिलते थे। सो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बिकॉज यहां पर आना चाहिए था सीड कोट, हेंस ये ऑप्शन हो गया करेक्ट, बिकॉज ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ना, और हमको बोला गया था टू फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी, जहां पर एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको दी जा रही है रिगार्डिंग द स्क्लेरिड्स। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम, व्हिच इज प्रॉब्लम नंबर 8, दैट सेज द सेल्स प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म्स एंड टेरिडोफाइट्स इन प्लेस ऑफ कंपेनियन सेल्स। तो भाई कंपेनियन सेल्स की जगह आपको जिम्नोस्पर्म्स के केस में या फिर टेरिडोफाइट्स के केस में कौन से सेल्स देखने को मिलेंगे? सो अवर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए स्क्लेरिड्स, ऑप्शन बी इडियोब्लास्ट्स, ऑप्शन सी स्टोरेज पैरेन्काइमा, या ऑप्शन डी एल्ब्यूमिनस सेल्स। तो भाई मैंने आपको बताया था जिम्नोस्पर्म्स के केस में आपको फ्लोएम के भी चारों कंपोनेंट देखने को नहीं मिलते थे, वहां पर आपको कंपेनियन सेल्स एब्सेंट दिखाई देते थे ना, और वहां पर कंपेनियन सेल्स की जगह जो रिप्लेसमेंट आपको देखने को मिल रहा है उन सेल्स का, वो स्पेशलाइज्ड सेल्स क्या कहलाते थे? Those were called the albuminous cells. That means the correct option here would be option D, albuminous cells, right? Sclerids की बात की जाए तो वो डेफिनेटली ऑब्वियसली वो स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू है, तो ऑब्वियसली वो कैसे कंपेनियन सेल्स का फंक्शन परफॉर्म करेगा, राइट। अगर हम बात करें इडियोब्लास्ट की, तो इडियोब्लास्ट बेसिकली कुछ सिक्रीटरी पैरेन्काइमा टिश्यू होते हैं जो कि ऑयल, नेक्टर टाइप के टिश्यू को सब्सटेंसेस को सिक्रीट करते हैं। देन अगर बात करें स्टोरेज पैरेन्काइमा की, तो स्टोरेज पैरेन्काइमा बेसिकली ऑब्वियसली आपको समझ में आ ही रहा होगा, दे आर इन्वॉल्व इन द स्टोरेज ऑफ फूड। तो इसका मतलब ये सारे के सारे ऑप्शन जो है ऊपर के तीनों, दे आर इनकरेक्ट, और द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 9 को, दैट सेज ग्राउंड टिश्यू इन प्लांट्स रिप्रेजेंट। तो भाई प्लांट्स के केस में ग्राउंड टिश्यू किन से रिप्रेजेंट होता है? तो और ऑप्शंस आर ऑप्शन ए एपिडर्मिस एंड कॉर्टेक्स, ऑप्शन बी ऑल टिश्यू एक्सटर्नल टू एंडोडर्मिस, ऑप्शन सी ऑल टिश्यू इंटरनल टू एंडोडर्मिस, या ऑप्शन डी ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर टिश्यू। तो भाई देखिए मैंने आपको बताया था प्लांट्स के केस में आपको 3 टाइप के टिश्यू सिस्टम देखने को मिलते थे, राइट। पहला टिश्यू सिस्टम होता था द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, देन वी हैड द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, एंड लास्टली वी हैड द वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो अगर मेरे को ग्राउंड टिश्यू के बारे में बोला जा रहा है, दैट मीन्स ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अलावा जितने भी टिश्यू सिस्टम हैं दोज आर नॉट गोइंग टू बी प्रेजेंट। दैट मीन्स एपिडर्मिस और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के जो सेल्स हैं दे आर गोइंग टू बी एब्सेंट। तो यानी कि ऑल द रिमेनिंग टिश्यू जो कि एपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडल को छोड़ के वहां प्रेजेंट होंगे, दे विल बी द ग्राउंड टिश्यू। तो द करेक्ट ऑप्शन हियर वुड बी ऑप्शन डी। ओके, तो देखिए
रिमेनिंग कौन से सेल्स अब बच गए अगर मैं एपिडर्मिस को और वैस्कुलर बंडल्स को रिमूव कर दूं इन अ प्लांट पार्ट। तो फॉर एग्जांपल मैं रूट और स्टेम के बारे में बात करता हूं। तो अगर मैं रूट्स एंड स्टेम के बारे में बात करूं तो आपको कौन कौन से कंपोनेंट देखने को मिलेंगे इन केस ऑफ द ग्राउंड टिश्यू। तो देखिए सबसे पहले आपको देखने को मिलता है द कॉर्टेक्स, देन आपको देखने को मिलेगा पेरीसाइकिल, ओके, देन आपको देखने को मिलेगा पिथ एंड लास्टली यू विल सी मेड्यूलरी रेस, ओके। वहीं अगर हम बात करें एक लीफ की, तो लीफ के केस में आप देखोगे द ग्राउंड टिश्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय द मीजोफिल, ओके। तो जो मीजोफिल सेल्स है ना, they are going to represent the ground tissue in case of leaf. So the correct option here is going to be option D. Okay, so I hope this is clear to all of you. तो आइए बच्चों देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 10 को, that says the companion cells are known to occur in close association with. तो जो companion cells देखने को मिलते हैं in case of phloem, वो आपको किन सेल्स के साथ क्लोजली एसोसिएटेड दिखाई देते हैं। सो आवर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए गार्ड सेल्स, ऑप्शन बी सीव ट्यूब एलिमेंट्स, ऑप्शन सी जाइलम वेसल्स, या ऑप्शन डी फ्लोएम पैरेन्काइमा। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी सीव ट्यूब एलिमेंट्स। याद है आप सभी को, सीव ट्यूब एलिमेंट्स से आपको बहुत क्लोजली एसोसिएटेड दिखाई देते हैं। सो मैंने आपको बताया था, सपोज ये मैं ड्रॉ कर देता हूँ द सीव ट्यूब एलिमेंट्स, तो मैं एक सीव ट्यूब ड्रॉ कर रहा हूँ जिनके ये आपको एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, ओके। जहां पर देखिए आपको इस तरीके की पोर्स दिखाई दे रहे हैं, द सीव पोर्स, और ये रिप्रेजेंट कर रही हैं द सीव प्लेट्स, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था सीव ट्यूब एलिमेंट्स में आपको एक न्यूक्लियस एब्सेंट दिखाई देता है, दैट मीन देयर इज नो न्यूक्लियस इन दीज सीव ट्यूब एलिमेंट्स। तो इनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? देयर विल बी द हेल्पिंग सेल्स, जिन्हें हम बुलाते हैं द कंपेनियन सेल्स। तो कंपेनियन सेल्स इन सीव ट्यूब एलिमेंट्स के साथ आपको कुछ इस तरीके से एसोसिएटेड दिखाई देते हैं। तो दीज आर द कंपेनियन सेल्स, और ये कंट्रोल करते हैं द एक्टिविटी ऑफ द सीव ट्यूब एलिमेंट्स, राइट। और यहां पर दीज आर द सीव ट्यूब एलिमेंट्स। So I hope this is clear to all of you. So the correct option would be option B, sieve tube elements. तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 11 that says the vascular bundles which are described as open. ओके, तो यहां पर आपको बोला जा रहा है वो वैस्कुलर बंडल जिनको हम डिस्क्राइब करते हैं एज ओपन, उनमें आपको इनमें से कौन सा फीचर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो रिकॉल कर लेते हैं ओपन टाइप के वैस्कुलर बंडल को। तो क्या होते थे ओपन टाइप के वैस्कुलर बंडल? जिनके पास आपको देखने को मिलती थी कैम्बियम, ओके। सो कैम्बियम वॉज प्रेजेंट। अगर कैम्बियम प्रेजेंट होगी तो डेफिनेटली ऐसा प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ शो करेगा, ओके। तो देख लेते हैं कौन सा फीचर आपको ऐसे प्लांट्स के केस में देखने को मिलेगा भाई। सो आवर फर्स्ट ऑप्शन इज दे आर नॉट सराउंडेड बाय द पेरिसाइकिल। तो क्या ऐसे प्लांट जिनके पास एक कैम्बियम प्रेजेंट है उनमें पेरिसाइकिल देखने को नहीं मिलती है? नहीं भाई, ये कैसी स्टेटमेंट है? दिस इज टोटली रॉन्ग। सो इस ऑप्शन को आप कर दीजिए एलिमिनेट, राइट। देन वी हैव ऑप्शन बी दैट दे आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम। दैट्स परफेक्टली करेक्ट। याद है ना आप सभी को, एक ऐसा वैस्कुलर बंडल जिसके पास आपको एक कैम्बियम की स्ट्रिप दिखाई दे रही है, तो इसको हम बुलाते हैं ओपन टाइप। और ओरिजिनली इसके नीचे आपको देखने को मिलता है प्राइमरी जाइलम और ऊपर देखने को मिलता है प्राइमरी फ्लोएम, राइट। और जब ये कैम्बियम अपनी एक्टिविटी शो करती है ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, तो देखिए आपको कुछ न्यू सेल्स ऐड होते हुए दिखते हैं, जिसकी वजह से वैस्कुलर बंडल का साइज भी इंक्रीज हो जाएगा, ओके। ये ओरिजिनल आपकी कैम्बियम थी और ये कुछ नए सेल्स ऐड करेगी डाउन, विच इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं, और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं द सेकेंडरी जाइलम, और प्राइमरी जाइलम वुड बी लाइक दैट ओनली, ठीक है। और ये ऊपर की तरफ भी कुछ सेल्स ऐड करेंगे जिनको मैं अगेन कुछ वेव के थ्रू ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द सेकेंडरी फ्लोएम और ये है ओरिजिनल प्राइमरी फ्लोएम। सो यानी कि वैस्कुलर कैम्बियम का होना वुड हेल्प इन एडिंग सेल्स जो कि बिलो भी प्रेजेंट हो रहे हैं एंड अबव भी। तो दे आर प्रोड्यूसिंग द प्राइमरी एंड सेकेंडरी जाइलम। सो दैट मीन्स ऐसे टाइप के वैस्कुलर बंडल जो ओपन है, दे आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम। दैट मीन्स दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी
ऑप्शन बी, राइट। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन सी एंड डी की भी, तो देख लेते हैं। ऑप्शन सी में बोला जा रहा है दे आर सराउंडेड बाय पेरिसाइकिल बट नॉट एंडोडर्मिस, ऐसा कोई फीचर यहाँ देखने को नहीं मिलता है भाई, तो ये ऑप्शन भी कर दीजिए एलिमिनेट। एंड लास्टली दे हैव कंजंक्टिव टिश्यू बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, तो भाई यहाँ पर ओपन टाइप के वैस्कुलर बंडल के बारे में बात की जा रही है, बट ये जो फीचर आपको देखने को मिल रहा है प्रेजेंस ऑफ कंजंक्टिव टिश्यू बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, वो देखने को मिलता था इन रेडियल टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल, ओके। बट यहाँ पर रेडियल वैस्कुलर बंडल के बारे में बात नहीं की जा रही है, वी आर बीइंग टॉक्ड अबाउट द ओपन टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल, तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी यहाँ पर रॉन्ग है। सो फाइनली द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी। तो आइए बच्चों देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 12 को, दैट सेज व्हिच अमंग द फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर्स रिगार्डिंग द मोनोकोटिलेडोनस स्टेम इज इनकरेक्ट। तो भाई यहाँ पर आपको मोनोकॉट स्टेम से रिलेटेड कुछ एनाटॉमिकल फीचर्स दे रखे हैं और आपको फाइंड करना है इनकरेक्ट एनाटॉमिकल फीचर को। सो देखिए पहला जो हमारा फीचर दे रखा है इन ऑप्शन ए, दैट इज देयर हाइपोडर्मिस इज स्क्लेरेनकाइमेटस। तो भाई आपको पता है कि जो मोनोकॉट्स होते हैं उनके पास सेकेंडरी जाइलम नहीं बन सकता है बिकॉज दे डू नॉट हैव कैम्बियम, तो यानी कि यहाँ पर वुड फॉर्मेशन नहीं है, और वुड फॉर्मेशन नहीं है तो मैकेनिकल सपोर्ट नहीं हो सकता है ना, ऐसे प्लांट वुडी नहीं होंगे, राइट। तो इसका मतलब ऐसे प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट कहाँ से मिलेगा, यस, फ्रॉम द स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू, और वो प्रेजेंट होता है उनके हाइपोडर्मिस में, ठीक है। दैट मींस ये स्टेटमेंट रिगार्डिंग मोनोकॉट्स इज परफेक्टली करेक्ट, इसीलिए इसको कर दीजिए एलिमिनेट बिकॉज वी हैव टू फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। फिर अगर हम देखते हैं ऑप्शन बी को, दे पोजेस लार्ज नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल्स स्कैटर्ड इन द ग्राउंड टिश्यू। तो भाई मोनोकॉट्स का ये फीचर ही होता था कि वहां पर आपको जो उनके वैस्कुलर बंडल्स हैं वो ग्राउंड टिश्यू में स्कैटर्ड दिखाई देते थे। सो ये वाला फीचर परफेक्टली करेक्ट है रिगार्डिंग द मोनोकॉट स्टेम, हेंस इसको भी हम कर देंगे एलिमिनेट, राइट। फिर देखते हैं अपने ऑप्शन सी को, दैट सेज वैस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट एंड ओपन। तो भाई वैस्कुलर बंडल्स क्या कॉन्जॉइंट और ओपन होते हैं, कॉन्जॉइंट तो होते हैं बट ओपन नहीं होते, बिकॉज ओपन टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल मतलब होता है वो वैस्कुलर बंडल जो कि ओपन है फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, दैट मींस दे हैव कैम्बियम। बट यहां मोनोकॉट स्टेम के केस में आपको कैम्बियम नहीं देखने को मिलती है इन द वैस्कुलर बंडल, इसका मतलब उनका वैस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट तो है बट क्लोज्ड है, दैट मींस ये है वो स्टेटमेंट जो कि है इनकरेक्ट, हेंस दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर वुड बी ऑप्शन सी। बट अगर हम बात करते हैं ऑप्शन डी की, जहां पे बोला जा रहा है फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट, सो ये स्टेटमेंट भी परफेक्टली करेक्ट होने की वजह से कर दी जाती एलिमिनेट, राइट, क्योंकि मोनोकॉट स्टेम के अंदर आपको फ्लोएम पैरेन्काइमा देखने को नहीं मिलता है। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर वुड बी ऑप्शन सी इटसेल्फ। तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 13 को, दैट सेज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एनाटॉमिकल फीचर्स ऑफ अ डायकॉट लीफ। तो डायकॉट लीफ के एनाटॉमिकल फीचर्स हमको यहाँ पर कुछ मेंशन दे रखे हैं, जिनको पढ़ने के बाद आपको करेक्ट सेट ऑफ फीचर्स को आइडेंटिफाई करना है फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो चलिए देखते हैं हमारी पहली स्टेटमेंट, दैट सेज बोथ अपर एंड लोअर एपिडर्मिस हैज क्यूटिकल। तो डायकॉट लीफ जिसे हम डॉर्सिवेंट्रल लीफ भी बुलाते हैं, उसके अपर और लोअर एपिडर्मिस पे आपको वो वैक्सी कवरिंग दिखाई देती थी ना, जो कि ट्रांसपायरेशन को प्रिवेंट करती थी, तो दैट वाज कॉल्ड द क्यूटिकल, राइट। तो दोनों ही एपिडर्मिस पे आपको देखने को मिलती है, दैट मींस ये स्टेटमेंट करेक्ट है, हेंस हम इसको करेक्ट मार्क कर देंगे, राइट। देन वी हैव द सेकंड स्टेटमेंट दैट सेज द नंबर ऑफ स्टोमेटा आर इक्वल ऑन बोथ द अपर एंड द लोअर एपिडर्मिस। तो हमको यहाँ बोला जा रहा है कि डायकॉट लीफ के केस में जो अपर एंड लोअर एपिडर्मिस है वहां पर आपको इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा देखने को मिलते हैं। तो क्या ये जो फीचर है ये करेक्ट है रिगार्डिंग डायकॉट्स? नो, डायकॉट लीफ के केस में ये स्टेटमेंट आपको इनकरेक्ट मिलेगी। द रीजन इज ये फीचर होता है ऑफ मोनोकॉट लीफ, जहां पर अपर और लोअर एपिडर्मिस पे इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा देखने को मिलते थे। बट यहाँ इन केस ऑफ डायकॉट आपको अपर एपिडर्मिस पे रेयरली स्टोमेटा देखने को मिलेंगे, लोअर एपिडर्मिस पे आपको स्टोमेटा देखने को मिलते थे, राइट। सो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट परफेक्टली इनकरेक्ट है, इसलिए हम इसको इनकरेक्ट मार्क कर देंगे, ठीक है। फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट फीचर, दैट इज पैलिसेड पैरेन्काइमा इज प्लेस्ड एडैक्सियली। So adaxially मतलब we are talking about the upper epidermis, okay? So upper epidermis की तरफ आपको देखने को मिलता है the palisade parenchyma। तो आपको याद है एक डॉर्सिवेंट्रल लीफ का स्ट्रक्चर, तो देखिए सपोज मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, these are the epidermal cells, okay? जिसके ऊपर आपको ये देखने को मिल रही है the cuticle, ठीक है। तो आपको देखने को मिलता था ना कि एपिडर्मिस के जस्ट नीचे आपको कुछ ऐसे elongated columnar cells देखने को मिलते थे जो कि बहुत क्लोजली पैक्ड होते थे, they were parenchyma cells, और इनमें आपको बहुत सारे क्या देखने को मिलते थे, क्लोरोप्लास्ट्स, ओके। सो दिस वाज टुवर्ड्स दी
अपर एपिडर्मिस ना, बिकॉज हम अगर अपर एपिडर्मिस की बात करते हैं दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द एडैक्सियल सर्फेस. ओके, दैट मीन्स द एक्सिस या द सर्फेस ऑफ द लीफ जो कि एडजेसेंट होता है टू द स्टेम एक्सेस. ठीक है, तो दैट मीन्स ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं द पैलिसेड पैरेन्काइमा. ओके, और ये आपका है द अटैक्सियल एपिडर्मिस और द अपर एपिडर्मिस, वाइल जो लोअर एपिडर्मिस है वो नीचे है. तो मैं उसको भी आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और सपोज मैंने आपको 2 स्टोमेटा बना के भी दिखा देता हूँ. सो यहाँ पर मैंने आपको स्टोमेटा बना के भी दिखा दिया, एंड यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रही है द क्यूटिकल. ओके, और आपको पता ही है बीच में आपको वैस्कुलर बंडल भी देखने को मिल सकता है. ओके, एंड यहाँ पर आपको कुछ लूजली अरेंज सेल्स भी देखने को मिलते थे जो कि अगेन पैरेन्काइमेटस होते थे, और वो कहलाते थे द स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, जिनमें आपको कुछ कम नंबर में देखने को मिलते थे द क्लोरोप्लास्ट्स. ओके, तो देखिए आपको ये कंडीशंस यहाँ पर देखने को मिल रही है. दैट मींस पैलिसेड पैरेन्काइमा आपको अपर एपिडर्मिस की तरफ दिखाई दे रहा है ना, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. ठीक है, देन अगर हम बात करें ऑप्शन 4 की या स्टेटमेंट 4 की, दैट सेज वैस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय बुलिफॉर्म सेल्स. तो जो वैस्कुलर बंडल्स हैं वो सराउंडेड होते हैं बाय बुलिफॉर्म सेल्स. क्या ये करेक्ट है रिगार्डिंग डाइकॉट्स? नो, ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट. तो जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं इन केस ऑफ डाइकॉट्स वो सराउंडेड होते हैं बाय थिक वॉल्ड सेल्स, जिनको हम बुलाते थे द बंडल शीथ सेल्स. तो यहां पर सपोज अगर ये वैस्कुलर बंडल है तो दीज वर द बंडल शीथ सेल्स. सो यहां पर वैस्कुलर बंडल सराउंडेड होते हैं बाय द बंडल शीथ सेल, नॉट बुलिफॉर्म सेल. तो इसका मतलब ये ऑप्शन हो गया या ये स्टेटमेंट हो गई इनकरेक्ट. एंड फाइनली वी आर लेफ्ट विद द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ फीचर दैट सेज there are numerous large spaces and cavities between the spongy parenchyma cells. तो spongy parenchyma cells के बीच में आपको बहुत सारी एयर कैविटीज देखने को मिल रही हैं. तो देखिए यही तो रिप्रेजेंट कर रहा है द स्पॉन्जी पैरेन्काइमा. ओके, तो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा के सेल्स के बीच में देखिए देयर आर लॉट ऑफ एयर कैविटीज एंड स्पेसेस. सो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट परफेक्टली करेक्ट है ना, दैट मीन्स ये वाली स्टेटमेंट भी हो गई करेक्ट. सो हमारी करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स या फीचर्स कौन कौन से हैं? द फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ. तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ को करेक्ट बताया जा रहा है. दैट इज ऑप्शन डी. तो द करेक्ट ऑप्शन हियर वुड बी ऑप्शन डी. तो आइए बच्चों देखते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम व्हिच इज प्रॉब्लम नंबर 14 दैट सेज which among the following statements regarding the dicot stem is incorrect. तो भाई dicot stem से related incorrect statement को करना है identify from these given 4 options. तो पहली आपको जो statement दे रखी है that is cortex is differentiated into 3 zones. तो भाई dicot stems के केस में जो इनका cortical region है या cortex है वो differentiated है into 3 zones. तो क्या ये statement correct है? Yes, it is perfectly correct. Hence इस ऑप्शन को हमको करना पड़ेगा एलिमिनेट, राइट? तो ये ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिए. और कौन कौन से होते थे वो जोन्स जो आपको देखने को मिलते थे इन द कॉर्टेक्स ऑफ द डाइकॉट स्टेम? तो सबसे पहले जो आपको रीजन देखने को मिलता था दैट वाज हाइपोडर्मिस, राइट? देन उसके बाद वाला जो रीजन होता था दैट वाज द कॉर्टिकल लेयर या कॉर्टिकल सेल्स का. सो नेक्स्ट वी हैड द कॉर्टिकल लेयर, एंड सबसे आखिरी जो लेयर होती थी ऑफ द कॉर्टेक्स वाज कॉल्ड द एंडोडर्मिस, है ना? तो लास्ट लेयर वाज कॉल्ड एंडोडर्मिस. तो इसका मतलब ये वो 3 जोन्स हैं जिसमें कि डाइकॉट की आपको स्टेम की कॉर्टेक्स जो है वो डिफरेंशिएटेड दिखाई देती थी. तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट करेक्ट थी, इसलिए आपने इसको कर दिया एलिमिनेट. देन वी हैव ऑप्शन बी दैट सेज hypodermis, that means we are talking about the hypodermis of the dicot stem is sclerenchymatous and provides mechanical support to the young stem. तो हमसे बोला जा रहा है जो hypodermis होता है या hypodermal region है आपका dicot stem का वो sclerenchymatous है और वो young stem को mechanical strength provide करता है. So क्या ये statement correct है? No. dicot के केस में आपको जो हाइपोडर्मिस है वो स्क्लेरेंकाइमेटस नहीं बल्कि दिखाई देता है कॉलेनकाइमेटस, राइट? तो यहाँ आपको कॉलेनकाइमेटस दिखाई देता है द हाइपोडर्मिस. दैट मीन्स ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट, राइट? और वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू द यंग स्टेम. सो यहां तक इस वर्ड की वजह से ये स्टेटमेंट हो गया इनकरेक्ट, एंड इसीलिए यही ऑप्शन होगा करेक्ट फॉर अस बिकॉज हमें फाइंड करना था इनकरेक्ट स्टेटमेंट को. सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी. अगर हम बात करें रिमेनिंग 2 ऑप्शंस की उनको भी हम देख लेते हैं. सो सी ऑप्शन में बोला जा रहा है द कॉर्टिकल सेल्स
below hypodermis are parenchymatous and have intercellular spaces। तो बोला जा रहा है जो cortical cells present होते हैं below the hypodermis वो parenchymatous हैं और उनमें आपको इंटरसेल्यूलर स्पेसेस देखने को मिलती है। तो दैट इज ऑल्सो परफेक्टली करेक्ट, इसलिए इस ऑप्शन को भी हम कर देते एलिमिनेट, राइट। और लास्ट ऑप्शन में बोला जा रहा है द एंडोडर्मिस रिप्रेजेंट्स द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स एंड इज रिच इन स्टार्च। ओके, सो वहां पर आपको स्टार्च ग्रेन्स जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में देखने को मिलते हैं। ओके, इसीलिए इसको जो एंडोडर्मिस होती थी ऑफ द डायकॉट स्टेम उसको हम लोग स्टार्च शीट भी बुलाते थे, राइट। तो यानी कि ये स्टेटमेंट भी परफेक्टली करेक्ट है, इसलिए हम इसको भी कर देते एलिमिनेट। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी इटसेल्फ। तो आइए बच्चों देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 15 को, दैट सेज आइडेंटिफाई द प्लांट पार्ट एंड इट्स नेचर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर्स। तो दिए हुए एनाटॉमिकल फीचर्स के बेस पे आपको अपने प्लांट पार्ट और उसके टाइप को या उसके नेचर को आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए देख लेते हैं पहले फीचर्स को, फिर देखते हैं सारे ऑप्शंस। सो हमारा पहला फीचर है वैस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट एंड ओपन। ओके, सो कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल रिप्रेजेंट कर रहा है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेम, और ओपन टाइप का वैस्कुलर बंडल रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। सो देन वी हैव द सेकंड फीचर दैट इज वैस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन अ रिंग, अगेन अ वेरी बिग हिंट। तो रिंग के फॉर्म में आपको वैस्कुलर बंडल कहां दिखाई देते थे। थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है वैस्कुलर बंडल पोजेस एंडार्क प्रोटोजाइलम। तो एंडार्क प्रोटोजाइलम का होना ही आपको अगेन इंडिकेट कर रहा है दैट द गिवन प्लांट पार्ट वुड बी अ स्टेम, ठीक है। एंड अगर हम बात करते हैं फोर्थ फीचर की, दैट सेज हाइपोडर्मिस इज कॉलेनकाइमेटस। तो पिछले ही क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है कि कौन सा ऐसा स्टेम है जिसके केस में आपको कॉलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस देखने को मिलता था। तो चलिए देख लेते हैं अपने ऑप्शंस को। ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी मोनोकॉटिलिडनस रूट, ऑप्शन बी मोनोकॉटिलिडनस स्टेम, ऑप्शन सी डायकॉटिलिडनस रूट, या ऑप्शन डी डायकॉटिलिडनस स्टेम। तो भाई ओपन टाइप का वैस्कुलर बंडल और रिंग का फॉर्मेशन यानी कि वैस्कुलर बंडल का अरेंज होना इन अ रिंग फॉर्म इज गोइंग टू रिप्रेजेंट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट the dicot stem. So dicot stem is going to be the correct option, right? So the correct option here is dicot stem. I hope there is no doubt about it. तो आइए बच्चों देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 16 को, that says from the set of options given below, select the option in which all the four parts of stomatal apparatus label 1, 2, 3, 4 are correctly identified. तो बेसिकली हमको इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पर एक फिगर दे रखा है स्टोमेटल अपरेटस के का, जिसमें आपको कुछ पार्ट्स मेंशन किए हुए हैं लेबल्ड एज 1, 2, 3, 4। तो आपको दिए हुए इन ऑप्शंस में से उस ऑप्शन को करेक्टली फाइंड करना है जिसमें सारे के सारे पार्ट्स और उनके नंबर को करेक्टली मैच किया हुआ है, ठीक है। तो आइए इस फिगर को पहले देखते हैं, सारे पार्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और करेक्ट ऑप्शन को चूज करते हैं। सो हमारा जो पहला पार्ट है आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं नेबरिंग सेल्स ऑफ द स्टोमेटल अपरेटस। तो देखिए आपको जो नेबरिंग सेल्स आपको पता ही है, जो स्टोमेटा है दैट इज बेसिकली द पार्ट ऑफ द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो ऑब्वियसली ये जो नेबरिंग सेल्स आपको देखने को मिलेंगे अराउंड द स्टोमेटल अपरेटस दे विल रिप्रेजेंट द एपिडर्मल सेल। इसका मतलब हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है इट हैज टू बी एपिडर्मल सेल, जो कि सी और डी ऑप्शन में ही देखने को मिल रहा है। ए एंड बी में ये एब्सेंट है, हेंस ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी वुड बी एलिमिनेटेड, ठीक है। अगर हम देखते हैं सेकंड पार्ट को, तो सेकंड पार्ट में देखिए आपको कुछ ये वाले जो ग्रीन सेल्स देखने को मिल रहे हैं ना, इनको लेबल किया गया है। तो ये जो ग्रीन सेल्स हैं आपको दिख रहे हैं, दे आर वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद दीज गार्ड सेल्स, और ऐसे सेल्स जो हैं दे आर स्पेशलाइज्ड एंड दे लाई वेरी क्लोजली टू द गार्ड सेल। इन्हें हम बुलाते थे द सब्सिडरी सेल्स, राइट। तो सेकंड पार्ट इज गोइंग टू बी द सब्सिडरी सेल, जो कि सिर्फ ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है, हेंस ऑप्शन सी वुड ऑल्सो बी एलिमिनेटेड। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी इटसेल्फ, ठीक है। तो हमारे बाकी ऑप्शन तो हमने ऐसे ही एलिमिनेट कर दिए। आइए देखते हैं थर्ड पार्ट को। तो थर्ड पार्ट आपको ये किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर को इंडिकेट कर रहा है, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द गार्ड सेल। तो वो भी आपको यहाँ पर थर्ड पार्ट में देखने को मिल रहा है। एंड लास्टली वी हैव दिस ओपनिंग, जो कि इन किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स के बीच में दिखाई देती है, विच इज कॉल्ड द स्टोमेटल पोर और द स्टोमेटल अपर्चर। तो जो कि आपको यहाँ पर मेंशन दिख रहा है इन द फोर्थ नंबर, दैट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी। तो आइए बच्चों देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 17 को, दैट सेज द वैक्सी कोटिंग प्रेजेंट इन द एंडोडर्मल सेल्स व्हिच मेक देम इम्परमिएबल टू वाटर इज ऑफ। तो भाई
आपको एंडोडर्मल सेल के केस में आपको कुछ वैक्सी कोटिंग दिखाई देती थी जो कि उनको इम्परवियस या इम्परमिएबल बनाती है टू द वाटर, और वो कोटिंग एक्चुअली होती किस सब्सटेंस की थी, तो ये हमसे पूछा जा रहा है। सो अवर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए लिग्निन, ऑप्शन बी सुबरिन, ऑप्शन सी पेक्टिन या ऑप्शन डी क्यूटिन। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी सुबरिन, राइट। तो आपको याद होगा एंडोडर्मल सेल्स की जो टेंजेंशियल और रेडियल वॉल होती थी वहां पर हमको सुबरिन की डेपोजिशन देखने को मिलती थी, राइट, और वो बनाती थी इन सेल्स को इम्परमिएबल टू वाटर। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी सुबरिन। तो आइए बच्चों देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 18 को, दैट सेज द कलेक्टिव टर्म गिवन टू द कॉर्क, कॉर्कैम्बियम एंड द सेकेंडरी कॉर्टेक्स इज। तो भाई कॉर्क, कॉर्कैम्बियम और सेकेंडरी कॉर्टेक्स को हम कलेक्टिवली क्या बुलाते हैं? तो अवर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए फेलम, ऑप्शन बी फेलोजन, ऑप्शन सी फेलोडर्म या ऑप्शन डी द पेरिडर्म। तो भाई क्या बुलाते हैं तीनों को कलेक्टिवली हम? Yes, we used to call them the पेरिडर्म। तो पेरिडर्म क्या रिप्रेजेंट करता है? पेरिडर्म को मैंने आपको बताया था, ये रिप्रेजेंट करता है द 3 P's। कौन कौन से थे वो 3 P's? तो वन वॉज फेलम जो कि है द कॉर्क, राइट, देन वी हैड फेलोजेन जो कि रिप्रेजेंट करता है the cork cambium, and finally we had the pheloderm which is the secondary cortex। तो ये तीनों के तीनों टुगेदर बनाते हैं the पेरिडर्म और ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं the पेरिडर्म। thus the correct option would be option D। तो आइए बच्चों देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 19 को, that says the age of a tree could be estimated by। तो भाई ट्री की एज को हम कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं? So our options are ऑप्शन ए द नंबर ऑफ alternate light and dark bands representing the annual rings। तो दैट मीन्स हमको बोला जा रहा है यहाँ पर कि आप किसी ट्री की स्टेम पर या ट्रंक में आपको जो नंबर ऑफ ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स देखने को मिलती हैं जो कि एनुअल रिंग्स को रिप्रेजेंट करती हैं, उन्हें काउंट करके। तो डेफिनेटली यही तो हम करते थे ना, हमको पता है जो एनुअल रिंग्स हैं उनको काउंट करके हम ट्री की एज को एस्टिमेट कर सकते हैं। और इस ब्रांच को हम क्या बुलाते थे? वी यूज्ड टू कॉल इट डेंड्रोक्रोनोलॉजी। सो डेंड्रोक्रोनोलॉजी में हम क्या करते हैं? किसी भी ट्री की एज को एस्टिमेट करते हैं बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स। तो पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है, राइट। अगर हम देखें रिमेनिंग ऑप्शंस को तो देखिए बोला जा रहा है बी ऑप्शन में द हाइट एंड द गर्थ ऑफ द प्लांट को हम एस्टिमेट करेंगे, तो दैट्स रॉन्ग। हाइट एंड गर्थ से प्लांट की एज का कोई रिलेशन नहीं है। देन अगर हम बात करें द गर्थ ऑफ द हार्टवुड, not at all, and lastly the number of vascular bundles would certainly not be the correct option. That means all these options are going to be wrong. So the correct option is option A itself. तो आइए बच्चों देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 20 को, that says which of the following dedifferentiate into the interfascicular cambium। तो भाई इनमें से कौन से आपको जो सेल्स हैं वो डिफरेंशिएट करके इंटरफैसिकुलर कैम्बियम बनाते हुए दिखते हैं? सो इंटरफैसिकुलर कैम्बियम आई होप आप सभी को याद होगा ना, दो बंडल्स या वैस्कुलर बंडल्स के बीच में जो आपको कैम्बियम बनता हुआ नजर आता था, दैट वाज कॉल्ड द इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। ओके, तो देखते हैं कौन से सेल्स हैं जो इसको बनाते हैं, दैट इज इंटरफैसिकुलर कैम्बियम को। अवर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए पेरिसाइकिल, ऑप्शन बी एंडोडर्मिस, ऑप्शन सी मेडुलरी रेज या ऑप्शन डी द जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी मेडुलरी रेज, राइट। तो आपको याद होगा मैंने बताया भी था कि सपोज अगर ये दो वैस्कुलर बंडल्स हैं, ओके, तो वैस्कुलर बंडल्स के बीच में आपको कुछ पैरेन्काइमेटस सेल्स देखने को मिलते हैं, राइट, एंड दे आर परमानेंट टिश्यू जो कि ग्राउंड टिश्यू बनाते हैं ना। सो ये जो सेल्स होते हैं दे आर द मेडुलरी रेज, और इन्हीं के कुछ सेल्स जो है वो डिफरेंशिएट हो जाएंगे, मतलब वो अपना परमानेंट नेचर छोड़ के वापस से अपनी एबिलिटी टू डिवाइड जो है वो रीगेन कर लेते हैं, ओके, एंड दे बिकम मेरिस्टेमेटिक अगेन एंड दे फॉर्म द इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। और भाई वैस्कुलर बंडल के अंदर जो कैम्बियम प्रेजेंट था दैट वाज द इंट्राफैसिकुलर, तो ये तो प्रेजेंट था ही, और यहां पर भी आप देखने को मिल रहा है। सो इस तरीके से जब इंट्रा और इंटरफैसिकुलर कैम्बियम ज्वाइन हो जाते हैं सो दे फॉर्म द कैम्बियल रिंग, और देन सेकेंडरी एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट होती है, यानी कि सेल्स का जुड़ना स्टार्ट होता है ऑन द आउटसाइड एंड द इनर साइड, और गर्थ बढ़ती है ऑफ द प्लांट। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी मेडुलरी रेज।
तो आइए बच्चों देखते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम विच इज प्रॉब्लम नंबर 21 दैट सेज लार्ज एम्प्टी एंड कलरलेस सेल्स seen on the adaxial surface of the monocot leaves that help in rolling and unrolling of leaves are called। तो भाई monocot leaves के adaxial epidermis या surface पे आपको कुछ large empty और colorless cells देखने को मिलते हैं जो कि rolling unrolling में help करते हैं in those leaves। तो उनको हम क्या बुलाते हैं? So our options are option A void cells, ऑप्शन बी बंडल शीट सेल्स, ऑप्शन सी बुलिफॉर्म सेल्स या ऑप्शन डी द रोलिंग सेल्स। सो आई होप आप सभी को याद होगा ऐसे सेल्स को हम क्या बुलाते थे? वी यूज्ड टू कॉल देम द बुलिफॉर्म सेल्स, राइट। तो बुलिफॉर्म सेल्स जो हैं वो आपको देखने को मिलते थे इन मोनोकॉट लीव्स जो कि रोलिंग और अनरोलिंग में हेल्प करते थे एंड दे वर प्रेजेंट ऑन दी अडैक्सियल सरफेस यानी कि टुवर्ड्स दी अपर एपिडर्मिस। तो अगर मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखाऊं दी अपर एपिडर्मिस, तो देखिए यहाँ पर सपोज एपिडर्मिस के सेल्स में ड्रॉ कर रहा हूँ अपर साइड के, तो आपको ना कुछ बड़े से सेल्स दिखाई देंगे इसी एपिडर्मिस पे। ओके, सो दीज सेल्स जो कि लार्ज हैं, एम्प्टी हैं, कलरलेस हैं, दे आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द बुलिफॉर्म सेल्स। ओके, एंड ये है द अडैक्सियल एपिडर्मिस, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दी अपर एपिडर्मिस, राइट। अगर मैं मोनोकॉट लीव का बाकी का स्ट्रक्चर कंप्लीट करने की कोशिश करूं तो यहां पर आई एम ड्रॉइंग दी लोअर एपिडर्मिस कुछ इस तरीके से, एंड आपको यहां पर सपोज एक बड़ा सा वैस्कुलर बंडल देखने को मिल रहा है, एंड आपको पता ही है यहां पर मीजोफिल सेल डिफरेंशिएटेड नहीं है तो आपको सब जगह पर मीजोफिल देखने को मिलेगा। ओके, सो देयर आर गोइंग टू बी दीज मीजोफिल सेल्स। सो ये आपको देखने को मिलेंगे। सो ये जो बड़े सेल्स आपको देखने को मिल रहे थे ना, दे आर द बुलिफॉर्म सेल्स, और ये वाटर को अब्सॉर्ब करके तो ऑब्वियसली दे विल बिकम टर्जिड एंड कभी कभी ये वाटर लूज करेंगे, फ्लैसिड हो जाएंगे, तो ये रोलिंग और अनरोलिंग में हेल्प करते हैं। तो जब ये वाटर को अब्सॉर्ब करेंगे तो दे विल बिकम टर्जिड, जिसकी वजह से लीफ अनरोल हो जाएगी, और जब ये अपना वाटर लूज कर देंगे, जब ये फ्लैसिड हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली ये जो लीफ है वो वापस से रोल इन हो जाएगी। सो ये जो फिनोमिना है दैट इज कंट्रोल्ड बाय दीज बुलिफॉर्म सेल्स। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन हियर वुड बी ऑप्शन सी बुलिफॉर्म सेल्स। तो आइए बच्चों देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 22 दैट सेज द पैरेन्काइमा सेल्स बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम ऑफ द रूट्स आर कॉल्ड। तो भाई जो रूट्स होते हैं उनकी जाइलम और फ्लोएम के बीच में आपको जो पैरेन्काइमा सेल्स देखने को मिलते हैं उन्हें हम क्या बुलाते हैं? तो अवर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए फ्यूजन टिश्यू, ऑप्शन बी डिफ्यूजन टिश्यू, ऑप्शन सी कंजंक्टिव टिश्यू, ऑप्शन डी मेड्यूलरी रेस। तो याद कीजिए पहली चीज तो रूट का स्ट्रक्चर आपको कैसा देखने को मिलता था, वहां पर आपको वैस्कुलर बंडल का किस टाइप का अरेंजमेंट देखने को मिलता है? दैट वाज द रेडियल अरेंजमेंट, राइट। तो आपको देखिए इस तरीके से सपोज मैं जाइलम बंडल शो कर रहा हूं, आपको पता है ना जो वैस्कुलर बंडल्स हैं दे वर अरेंज्ड इन अ मैनर कि वो जाइलम और फ्लोएम जो है वो आपस में ऑल्टरनेट कर रहे हैं एट डिफरेंट रेडियाई, और आपको फ्लोएम जो है वो ऐसे पैचेस के फॉर्म में इनके बीच में दिखाई देंगे। तो भाई जाइलम और फ्लोएम, देखिए ये वाले हैं जाइलम और दीज आर द फ्लोएम, ठीक है। तो जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में यहाँ पर जो पैरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट होंगे उन्हें हम क्या बुलाते थे? वी यूज्ड टू कॉल देम द कंजंक्टिव टिश्यू। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? दैट वुड बी ऑप्शन सी कंजंक्टिव टिश्यू। ओके, तो आइए बच्चों देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 23 दैट सेज व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ट्राइकोम्स इज इनकरेक्ट। यानी कि ट्राइकोम से रिलेटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आपको दिए हुए ऑप्शंस में से फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहली स्टेटमेंट दैट इज दे रिप्रेजेंट एपिडर्मल हेयर्स ऑन द स्टेम। तो भाई ये जो ट्राइकोम्स हैं ये स्टेम के ऊपर एपिडर्मल हेयर को रिप्रेजेंट करते हैं। दैट्स परफेक्टली करेक्ट। यानी कि आपको याद होगा मैंने बोला था एपिडर्मिस पे आपको एक्सटेंशन दिखाई देते हैं, और रूट के केस में वो रिप्रेजेंट करते हैं बाय द रूट हेयर जो कि यूनिसेल्युलर होते थे, और आपको स्टेम के केस में जो एपिडर्मल हेयर हैं वो ट्राइकोम के फॉर्म में दिखाई देते हैं। तो यानी कि दे रिप्रेजेंट द एपिडर्मल हेयर ऑन द स्टेम। इसका मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए इसको हम कर देंगे एलिमिनेट बिकॉज वी हैव टू फाइंड इनकरेक्ट वन। ठीक है, देन वी सी द बी ऑप्शन दैट सेज दे आर यूजुअली यूनिसेल्युलर एंड ऑलवेज अनब्रांच्ड। क्या ट्राइकोम्स हमेशा यूनिसेल्युलर और अनब्रांच्ड होते हैं? याद कीजिए नहीं ना। रूट के केस में जो आपको रूट हेयर दिखाई देते थे दोज वर ऑब्वियसली
यूनिसेल्युलर। बट अगर हम ट्राइकोम्स की बात करें तो ट्राइकोम्स आर मोस्टली मल्टीसेल्युलर एंड दे मे बी ब्रांच्ड ऑल्सो और अनब्रांच्ड ऑल्सो। तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देते थे, राइट। तो देखिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं। तो सपोज अगर कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर आपको दिखाई देते थे ना, तो देखिए मल्टीपल सेल से मिलकर बने हैं, सो दैट मींस दे आर मल्टीसेल्युलर। और देखिए ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, जिनको मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूं। सो आपको ब्रांच्ड कंडीशन भी दिखाई दे सकती है इन केस ऑफ द ट्राइकोम्स। ओके, सो ट्राइकोम्स मे बी ब्रांच्ड इवन अनब्रांच्ड ऑल्सो। सो आपको कुछ इस तरीके की एक्सटेंशन भी दिखाई दे सकती हैं। सो दे मे बी लाइक दिस ऑल्सो। ओके, तो आपको देखिए ब्रांच्ड अनब्रांच्ड कंडीशन दिखाई दे रही है यहाँ पर, और साथ ही साथ ये मल्टीसेल्युलर भी है। दैट मीन्स यही वो स्टेटमेंट है जो कि है incorrect, and that is why this is option is going to be correct. So the correct option would be option B itself. अगर हम बात करते हैं ऑप्शन सी एंड डी की, तो उसको भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी में बोला जा रहा है दे कैन बी सॉफ्ट और स्टिफ एंड मे इवन बी सिक्रेटरी। तो यस, ये सॉफ्ट भी होते हैं, कई बार आपको स्टिफ भी मिलेंगे, और ये अक्सर सिक्रीशन भी प्रोड्यूस करते हैं। तो दैट मीन्स ये करेक्ट है, हेंस इसको कर दीजिए एलिमिनेट, राइट। और अगर हम बात करते हैं ऑप्शन डी की, तो देखिए इसमें बोला जा रहा है दे हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपायरेशन। ये भी परफेक्टली करेक्ट है रिगार्डिंग द ट्राइकोम्स। दैट मींस ये ऑप्शन भी कर दीजिए एलिमिनेट, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी। तो आइए बच्चों देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 24 दैट सेज द एनाटॉमिकल नेचर ऑफ जूट, फ्लैक्स एंड हेम्प इज। तो भाई जूट, फ्लैक्स और हेम्प का एनाटॉमिकल नेचर क्या है? मतलब आप सभी को पता है ना, जूट, फ्लैक्स और हेम्प बेसिकली क्या है? दे आर फाइबर्स, और ये आपको प्लांट के किस इंटरनल पार्ट से देखने को क्या अराइज करते हुए मिलते हैं। सो आइए देखते हैं अपने ऑप्शन। दैट इज ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी जाइलम फाइबर्स, ऑप्शन बी फ्लोएम फाइबर्स, ऑप्शन सी फ्लोएम पैरेन्काइमा, या ऑप्शन डी द ट्रैकीड्स। तो किससे मिलते थे हमको ये तीनों फाइबर्स? दोज वर द फ्लोएम फाइबर्स, राइट। तो ये आपको फ्लोएम फाइबर्स से अराइज करते हुए मिलते थे। एंड आपको याद होगा मैंने इनका एक अलग नाम भी आपको बताया था जिससे ये बुलाए जाते हैं। सो दे वर ऑल्सो कॉल्ड द बास्ट फाइबर्स, राइट। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड बास्ट फाइबर्स, और बास्ट फाइबर से ही अराइज करते हैं ये जूट, फ्लैक्स और हेम्प। सो द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी। तो आइए बच्चों देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 25 को। दैट सेज मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो बेसिकली हमको यहाँ पर दो कॉलम्स दे रखे हैं जिनके आइटम्स को आपको मैच करना है करेक्टली, और फाइंड करना है द करेक्ट सेट ऑफ मैचिंग्स फ्रॉम दी ऑप्शंस गिवन बिलो। तो चलिए देखते हैं पहले आइटम को फ्रॉम कॉलम 1 दैट सेज अर्ली वुड। तो अर्ली वुड ऑब्वियसली जो वुड अर्ली सीजन में बनता था, और अर्ली सीजन होता था दैट वाज स्प्रिंग, राइट, जो कि फेवरेबल सीजन होता था। तो इसलिए अर्ली वुड को हम एक और नाम से बुलाते हैं, दैट इज द स्प्रिंग वुड, राइट। तो द फर्स्ट वन इज गोइंग टू मैच विद सी, और देखते हैं कौन से ऑप्शन में फर्स्ट सी से मैच हो रहा है। ओनली इन ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन डी। दैट मीन्स बी एंड सी ऑप्शन वुड बी एलिमिनेटेड, ठीक है। फिर अगर हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट विच इज फेलोजन। फेलो वर्ड मैंने बोला था रिलेट कीजिए विद द कॉर्क, और जेन मीन्स टू जेनरेट। तो कॉर्क जनरेटिंग सेल्स कौन से टाइप के सेल्स होते थे? दे वर द कॉर्क कैम्बियम, isn't it? That means second is going to match with A. तो A और D में से second A से कहाँ मैच हो रहा है? Over here in only option D. That means the correct option would be option D. Option A would be एलिमिनेटेड, ठीक है। दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी है, लेकिन बाकी की मैचिंग्स को भी हम करेक्टली मैच करके इसको वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए देन वी हैव सैपवुड। सैपवुड आप जानते हो ये क्या होता था? सैपवुड इज बेसिकली द पेरिफेरल सेकेंडरी जाइलम। याद है आप सभी को? सेंटर वाला जो रीजन होता था, याद कीजिए एक मैच्योर स्टेम का, तो यहाँ पर जो सेंट्रल रीजन होता था वो उन जाइलम वेसल से मिलकर बना होता था जिनमें डिपोजिशन होता था ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का, और जो कि डेड टिश्यू है, और वहां पर सिंस इतना ज्यादा डिपोजिशन है तो ये वाटर कंडक्शन नहीं कर सकता था। और जो पेरिफेरल लाइटर रीजन होता था दैट रिप्रेजेंटेड द सैपवुड। सो पेरिफेरल सेकेंडरी जाइलम जो है दैट इज गोइंग टू मैच विद द सैपवुड, यानी कि थर्ड इज गोइंग टू मैच विद डी। तो देखिए थर्ड डी से यहाँ मैच हो रहा है। एंड फाइनली बुलिफॉर्म सेल्स, अगेन आपको याद होगा ये आपको देखने को मिलता था इन केस ऑफ मोनोकॉट लीव्स, और मोनोकॉट लीव्स को हम एक और नाम से बुलाते थे, दे वर आल्सो कॉल्ड आइसोबाइलेटरल लीव। तो फोर्थ बी से मैच हो गया। ओके, दैट मींस यहां पर ये कंडीशन भी करेक्ट है। सो द फाइनल ऑप्शन विच इज गोइंग टू बी करेक्ट वुड बी ऑप्शन डी, राइट। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 26 को। दैट सेज बार्क रिप्रेजेंट्स। तो भाई बार्क जो कि एक नॉन टेक्निकल टर्म है,
सर्टेन टिश्यूज के लिए वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए अवर ऑप्शंस आर ऑल द टिश्यूज इंटीरियर टू सेकेंडरी फ्लोएम। ओके, क्या ये करेक्ट है? नो, दिस इज रॉन्ग। देन वी हैव ऑप्शन बी ऑल द टिश्यू एक्सटीरियर टू द कॉर्क कैम्बियम, ऑप्शन सी ऑल द टिश्यू इंटीरियर टू द पेरिसाइकिल, या ऑप्शन डी ऑल द टिश्यू एक्सटीरियर टू द वैस्कुलर कैम्बियम। द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी। याद है आप सभी को मैंने बोला था वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर जितने भी टिश्यू प्रेजेंट हैं वो सभी के सभी बनते हैं द बार्क। ओके, तो बार्क बेसिकली क्या है? ऑल द टिश्यूज जो कि आपके वैस्कुलर कैम्बियम से ऊपर प्रेजेंट है, ओके, टुवर्ड्स द पेरिफेरल पार्ट। तो दैट मींस इसमें वो सारे टिश्यू आएंगे जो कि आपको देखने को मिलते हैं अबव द कैम्बियम, और इंक्लूड करते हैं उन सेल्स को, जैसे कि इट विल ऑल्सो इंक्लूड सेकेंडरी फ्लोएम प्लस द पेरिडर्म। तो पेरिडर्म में अगर आपका कॉर्क डिफरेंशिएशन हुआ है तो कॉर्क कैम्बियम यानी कि फेलोजेन, इवन जो कॉर्क होती थी जिसे हम बुलाते थे फेलम, और जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स है जिसे हम बुलाते थे फेलोडर्म, वो सभी की सभी इसमें कंसीडर की जाएगी। सो इट विल ऑल्सो इंक्लूड सेकेंडरी फ्लोएम एज वेल एज द पेरिडर्म, जिसके ये 3 कॉम्पोनेंट्स होते थे। तो दैट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन हियर वुड बी ऑप्शन डी। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 27 को, दैट सेज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपको यहाँ पर कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट दे रखी हैं जिनमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को करना है आइडेंटिफाई। तो देखिए बोला जा रहा है पहली स्टेटमेंट में द अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम फॉर्म्ड इज मोर देन द सेकेंडरी फ्लोएम। तो ऑब्वियसली कैम्बियम की एक्टिविटी से जो सेकेंडरी जाइलम बनते थे उनका जो नंबर है दे वर मच मोर देन द सेकेंडरी फ्लोएम। और आपको याद होगा सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बनने की वजह से जो बाहर के टिश्यू थे दे यूज्ड टू गेट क्रश्ड, जिसमें कि प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम क्रश हो जाता था। ओके, सो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, हेंस इस स्टेटमेंट को आप कर दीजिए एलिमिनेट, या इस ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर दीजिए बिकॉज वी हैव टू फाइंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, फिर देखते हैं हमारा बी ऑप्शन दैट सेज द सेल्स cut off towards the periphery form the secondary xylem while the cells cut off towards the pith form the secondary phloem। क्या ये करेक्ट है? No, this is the statement जो incorrect है and that is what we had to find। इसमें बोला जा रहा है कि जो secondary xylem है वो बनता है towards the periphery। ओके, तो यानी कि जो कैम्बियम है यहां पर वो पेरीफेरी में बनाता है, या जो नए सेल्स ऐड करता है वो बनाते हैं द सेकेंडरी जाइलम। तो पेरीफेरी में तो आपको याद होगा मैंने बताया था बनता था सेकेंडरी फ्लोएम ना, तो सेकेंडरी फ्लोएम बनता था पेरीफेरल साइड में, और वैस्कुलर कैम्बियम के जो नीचे वाला हिस्सा था यहां पर बनते थे द सेकेंडरी जाइलम, यानी कि टुवर्ड्स द पिथ साइड, क्योंकि पिथ यहां प्रेजेंट होगी ना, पिथ इज गोइंग टू बी हियर। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है दैट इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट, क्योंकि सेकेंडरी फ्लोएम पिथ की तरफ नहीं बल्कि बनेगा टुवर्ड्स द पेरीफेरी, और सेकेंडरी जाइलम पेरीफेरी की तरफ नहीं बल्कि बनेगा टुवर्ड्स पिथ। इसीलिए यही वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, दस दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं हम। जैसे हमसे बोला जा रहा है ऑप्शन सी में द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी फ्लोएम गेट्स क्रश्ड ड्यू टू द कंटिन्यूअस फॉर्मेशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम। तो भाई सेकेंडरी जाइलम का ज्यादा अमाउंट में बनना और उसका इकट्ठा होना ऑब्वियसली आपके प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम को क्रश कर देता था। ये स्टेटमेंट परफेक्टली करेक्ट है, हेंस इसको भी कर दीजिए एलिमिनेट। एंड लास्टली आपको डी ऑप्शन में बोला जा रहा है द प्राइमरी जाइलम रिमेन्स मोर और लेस इंटैक्ट इन और अराउंड द सेंटर। तो ये जो प्राइमरी जाइलम आपको यहां देखने को मिल रही है ना, दिस इज प्राइमरी जाइलम, ये पिथ की तरफ है। ऑब्वियसली जो नए सेल्स ऐड होते थे वो नीचे की तरफ होते थे, बट वो बाहर वाले सेल्स को पुश करते थे, अंदर वाले सेल्स को नहीं। तो इसका मतलब जो सेकेंडरी जाइलम बनेगा वो सिर्फ बाहर के सेल्स को ही पुश करेगा, जो प्राइमरी जाइलम उसके नीचे प्रेजेंट है उसको पुश नहीं करेगा। दैट मीन्स वो मोर और लेस, यानी कि प्राइमरी जाइलम मोर और लेस इंटैक्ट रहता है टुवर्ड्स द पिथ रीजन। तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी परफेक्टली करेक्ट है, हेंस इसको भी आप कर सकते हैं एलिमिनेट। सो फाइनल ऑप्शन विच इज गोइंग टू बी करेक्ट वुड बी ऑप्शन बी। तो भाई बच्चों हमसे प्रॉब्लम नंबर 28 में बोला जा रहा है द पेरिफेरल रीजन ऑफ द सेकेंडरी जाइलम विच इज लाइट इन कलर एंड कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीफ इज। तो भाई सेकेंडरी जाइलम का पेरिफेरल रीजन जो कि लाइट इन कलर है और वाटर और मिनरल को कंडक्ट करता है उसे हम क्या बुलाते हैं? सो आवर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए स्प्रिंग वुड, ऑप्शन बी ऑटम वुड, ऑप्शन सी हार्ट वुड, या ऑप्शन डी सैप वुड। सो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन? दैट विल बी ऑप्शन डी सैपवुड। याद है आप सभी को, मैंने आपको पिछले ही कुछ स्लाइड्स में
ड्रॉ करके भी बताया था, जो पेरिफेरल रीजन है वहां के सेल्स में किसी प्रकार का डेपोजिशन नहीं होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का, इसीलिए उनके वेसल्स फ्री होते हैं फॉर वाटर एंड मिनरल कंडक्शन। वाइल जो सेंट्रल रीजन होता था ऑफ द वुड, उसमें आपको डेपोजिशन देखने को मिलता था, राइट, और वो डार्क अपीयर करता था, दैट यूज्ड टू फॉर्म द हार्ट वुड, राइट। और जो उसके चारों तरफ पेरिफेरल रीजन था दैट वाज विदाउट एनी डेपोजिशन, और वो कंडक्ट करता था वाटर मिनरल्स को, तो इसीलिए उसको हम बुलाते थे सैपवुड, राइट। तो फाइनल ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी। तो आइए बच्चों देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 29 दैट सेज द लेंस शेप्ड ओपनिंग सीन ऑन द मैच्योर वुडी स्टेम्स ड्यू टू रप्चरिंग ऑफ द एपिडर्मल सेल्स ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ द कॉर कैम्बियम। तो भाई कॉर कैम्बियम की एक्टिविटी से जब एपिडर्मल सेल्स रप्चर करते हैं तो कुछ लेंस शेप्ड ओपनिंग्स दिखाई देती हैं ऑन द मैच्योर वुडी स्टेम्स। उन ओपनिंग्स को हम क्या बुलाते थे? सो आवर ऑप्शंस वर ऑप्शन ए स्टोमेटल पोर, ऑप्शन बी न्यूमैटोफोर्स, ऑप्शन सी लेंटिसल्स या ऑप्शन डी लैक्यूने। तो क्या बुलाते थे भाई उन लेंस शेप्ड ओपनिंग्स को? याद कीजिए, इनके नाम से ही आपको इंडिकेशन मिल जा रहा है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट लेंटिसल्स। तो याद है आप सभी को जो कॉर्क कैम्बियम आपको देखने को मिलता था इन दी कॉर्टिकल रीजन, तो जिसको कि मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट भी कर देता हूँ। तो आपको पता है ये जो कॉर्क कैम्बियम है ये प्रेजेंट है इन द कॉर्टेक्स रीजन, ठीक है, और ये भी सेल्स को ऐड कर सकता है बोथ अबव या आउटसाइड एंड टुवर्ड्स द इनर साइड। तो इफ दिस इज कॉर्क कैम्बियम, ओके, तो लोअर साइड पे ये कुछ सेल्स ऐड करता था जो कि कहलाते थे द सेकेंडरी कॉर्टेक्स, इजंट इट? इसको हम एक और नाम से भी बुलाते थे विच वाज फेलोडर्म, राइट। सो ये है सेकेंडरी कॉर्टेक्स और द फेलोडर्म, और कॉर कैम्बियम को हम फेलोजेन भी बुलाते हैं। तो ये नाम बहुत बार मैंने आपको पहले भी रिकॉल कराए हैं, तो आई एम नॉट राइटिंग देम डाउन, ठीक है, आपको अब तक याद होने चाहिए। सो आप देखते थे अपर साइड पे ये कुछ और सेल्स बनाते थे, राइट, जो कि हाईली सुबराइज्ड होते थे, यानी कि वहां पर सुबरन का डेपोजिशन होता था, जिस वजह से व्हाट यूज्ड टू हैपन, जिस वजह से ये जो सेल्स होते थे दे वर इम्परवियस टू वाटर। तो बाहर की तरफ जो आपको यहाँ पर सेल्स दिखाई देंगे दे आर गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पर मैं कुछ सेल्स ऐसे बना देता हूँ। सो ये हैं कुछ सेल्स जो कि बाहर की तरफ बनते हैं बाय द एक्टिविटी ऑफ द कॉर्क कैम्बियम, ठीक है, ओके। सो दीज आर द कॉर्क सेल्स। भाई ये चीज तो आपको नॉर्मली देखने को मिलती है, बट कॉर्क कैम्बियम अक्सर क्या करता है, कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जहां पर बाहर की तरफ कॉर्क सेल्स ना बना के कुछ और सेल्स बनाते हैं जो कि बहुत ही टाइटली पैक्ड पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं। वो जो सेल्स बनते हैं जो कि मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं बाय दी सर्कल्स और ओवल टाइप स्ट्रक्चर्स, तो ये जो सेल्स आपको देखने को मिलते हैं ना, व्हाट दे डू इज, ये आपकी एपिडर्मिस जो कि यहां प्रेजेंट थी, सपोज दिस इज दी एपिडर्मिस, सो दिस इज दी एपिडर्मल सेल्स, उनको ये क्या करते हैं, ये जो टाइटली पैक्ड आपके पैरेन्काइमा सेल्स हैं, ये उनको आपकी एपिडर्मिस को रप्चर कर देते हैं, राइट। तो अगर ये रप्चर कर जाएंगे तो आपका एपिडर्मिस देखिए कुछ इस तरीके से रप्चर कर जाएगा, एंड आपको यहां पर एक लेंस शेप्ड ओपनिंग दिखाई देती है। सो ये जो लेंस शेप की ओपनिंग दिखाई देती है ना, दीज वर कॉल्ड द लेंटिसल्स। सो लेंटिसल्स आपको कुछ इस तरीके से बनते हुए नजर आते थे, और ये जो टाइटली पैक्ड पैरेन्काइमा सेल्स जो कि सर्टेन रीजन पे प्रोड्यूस हो रहे हैं बाय द कॉर्क कैम्बियम, इन्हें हम बुलाते थे द कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स। तो याद है कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स आर द वन जो कि रप्चरिंग करते हैं ऑफ द एपिडर्मल सेल्स टू फॉर्म द लेंस शेप्ड ओपनिंग्स कॉल्ड लेंटिसल्स, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी, लेंटिसल्स। तो आइए बच्चों देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 30 को, दैट सेज आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स गिवन बिलो रिगार्डिंग द हार्डवुड। तो हार्डवुड से रिलेटेड आपको यहाँ पर कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट दे रखी हैं, जिनकी बेसिस पे आपको पहले देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, और उनके बेसिस पे आपको करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को इन ऑप्शन से आइडेंटिफाई करना है। सो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है दैट सेज इट ऑक्यूपाइज द सेंट्रल और द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द स्टेम। तो हार्डवुड जो है वो स्टेम की इनरमोस्ट और सेंट्रल लेयर को रिप्रेजेंट करता है,
आपको याद ही है हार्डवुड सेंटर में प्रेजेंट होता था ना, द डार्क रीजन, सो दैट इज गोइंग टू बी करेक्ट, इसका मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है। देन वी सी द सेकंड स्टेटमेंट दैट सेज द सेकेंडरी जाइलम इज डिपॉजिटेड विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक टैनिन्स, रेजिन्स एंड गम्स एक्सेट्रा, परफेक्टली करेक्ट। यहाँ पर हार्डवुड में जो सेकेंडरी जाइलम प्रेजेंट है उसमें आपको डेपोजिशन देखने को मिलता है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का, जिसमें कि गम्स, रेजिन्स, ऑयल्स, एसेंशियल ऑयल्स, राइट, एरोमेटिक ऑयल, सभी का डेपोजिशन देखने को मिलेगा, एंड दे क्लॉग द लूमेन ऑफ दीज सेकेंडरी जाइलम वेसल्स, और इसीलिए दे आर नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी परफेक्टली करेक्ट है। फिर अगर बात करें थर्ड स्टेटमेंट की, सो बोला जा रहा है द हार्डवुड कैन कंडक्ट वाटर एंड ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, तो हार्डवुड वाटर कंडक्ट कर सकता है और मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है, क्या ये करेक्ट है? नो, हार्डवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर, मैंने बताया ही है इनके वेसल्स जो हैं दे आर क्लॉग्ड और इसीलिए ये वाटर कंडक्शन नहीं कर सकते। येस, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, बट आधी स्टेटमेंट रॉन्ग है हमारी, इसीलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग कंसीडर की जाएगी। देन अगर हम बात करते हैं फोर्थ स्टेटमेंट की, सो इट इज सेइंग इट इज रेजिस्टेंट अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड इंसेक्ट्स, दैट इज परफेक्टली करेक्ट। मैंने आपको बोला था, बताया भी था, हार्डवुड जो है दैट इज परफेक्टली रेजिस्टेंट अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या पैथोजन के अटैक्स एंड साथ ही साथ इंसेक्ट के अटैक से, तो यहाँ पर इंसेक्ट और माइक्रोबियल अटैक देखने को आपको नहीं मिलेगा। ओके, द रीजन वॉज क्योंकि माइक्रोब जो हैं वो जाइलम के सैप के थ्रू ही तो ट्रांसपोर्ट होंगे ना, तो जब यहाँ पर जाइलम के आपको वेसल्स ही क्लॉग्ड दिखेंगे तो देयर इज नो वाटर कंडक्शन, तो पैथोजेंस का मूवमेंट नहीं दिखाई देगा। ओके, सो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, एंड लास्टली वी हैव द फिफ्थ स्टेटमेंट दैट इज इट इज लाइटर इन कलर, दैट इज रॉन्ग, राइट, बिकॉज हार्डवुड डार्कर इन कलर होता है, so that means हमारी फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट ही करेक्ट है। तो आइए देख लेते हैं उस ऑप्शन को जहां पर फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ को करेक्ट बताया जा रहा है, दैट इज ऑप्शन बी। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी। तो आइए बच्चों देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 31 को, दैट सेज what is the position of first formed xylem elements in the exact condition। तो exact condition में जो first formed xylem elements हैं उनकी पोजीशन क्या होगी। तो चलिए पहले तो आप ये देख लीजिए फर्स्ट फॉर्म्ड जाइलम एलिमेंट्स कौन से होते थे। तो जो पहले फॉर्म्ड आपको जाइलम एलिमेंट देखने को मिलते थे दे वर कॉल्ड प्रोटोजाइलम। ओके, सो प्रोटोजाइलम की पोजीशन बतानी है इन द एग्जैक्ट कंडीशन। तो एग्जैक्ट कंडीशन में ऑब्वियसली एग्जैक्ट कंडीशन में एक्स आपको बता रहा है, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू बी लाइंग टुवर्ड्स द आउटसाइड। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन आर, ऑप्शन ए अबव द कैम्बियम, ऑप्शन बी बिलो द कैम्बियम, ऑप्शन सी टुवर्ड्स द पेरिफेरी या ऑप्शन डी टुवर्ड्स द सेंटर। दैट मीन्स दे आर गोइंग टू बी प्रेजेंट टुवर्ड्स द पेरिफेरी। ओके, तो कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पर रफली एक ड्रॉ कर देता हूं। तो देखिए आपको जो प्रोटोजाइलम है वो दिखाई देगा टुवर्ड्स द पेरिफेरी, और ये फीचर आपको देखने को मिलता था इन केस ऑफ रूट्स ना, तो ये कंडीशन आपको रूट्स में देखने को मिलती थी। सो आप देख रहे हो जो बड़े वाले आपको जाइलम के वेसल देखने को मिल रहे हैं दे आर एट द सेंटर और दे रिप्रेजेंट द मेटाजाइलम, और ये जो आपको छोटे वाले जाइलम के वेसल देखने को मिल रही हैं दे आर द प्रोटोजाइलम, और प्रोटोजाइलम की पोजीशन आपको कहां दिखाई दे रही है टुवर्ड्स द पेरिफेरी। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी। तो आइए बच्चों देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 32 को, दैट सेज व्हिच अमंग द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। तो भाई इनमें से कौन सा जाइलम का कंपोनेंट एंजियोस्पर्म्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर माना जाता है। सो अवर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए ट्रैकीड्स, ऑप्शन बी वेसल्स, ऑप्शन सी जाइलम फाइबर्स या ऑप्शन डी जाइलम पैरेन्काइमा। सो याद कीजिए ऐसा कौन सा जाइलम कंपोनेंट है जो एंजियोस्पर्म का ही फीचर है, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी वेसल्स, राइट। तो वेसल्स हैं आपको जो फ्लावरिंग प्लांट्स या फिर जो आपको एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलेंगी दे आर गोइंग टू बी एब्सेंट इन ऑब्वियसली जिम्नोस्पर्म्स एंड टेरिडोफाइट्स। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी। तो आइए बच्चों देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 33 को, दैट सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन अ मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट। तो एक मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट में आपको कौन सा पार्ट जो है वो एब्सेंट नजर आएगा। तो सीव ट्यूब एलिमेंट आप सभी को याद है ना, सीव ट्यूब एक कंटिन्यूअस कॉलम है ना, रिपीटिंग सेल्स का, और एक सेल को हम बुलाते हैं द सीव ट्यूब एलिमेंट, और ये फ्लोएम का एक कंपोनेंट है, राइट।
ठीक है, तो देखते हैं हमारा पहला ऑप्शन है पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी सीव प्लेट्स, ऑप्शन सी लार्ज वैक्यूल या ऑप्शन डी द न्यूक्लियस। तो भाई आपको सभी को पता है सीव ट्यूब एलिमेंट्स के पास क्या नहीं होता है, दैट इज इट्स ओन न्यूक्लियस, राइट। इनका जो न्यूक्लियस है वो डीजेनरेट हो जाता है। ओके, तो आपको ये कुछ ऐसे नजर आते हैं ना, तो ये सपोज सीव ट्यूब एलिमेंट्स, मैं यहाँ पर सर्टेन ड्रॉ कर देता हूँ। तो देखिए आपको यहाँ पर सीव प्लेट्स भी नजर आ रही हैं, बट इनके पास खुद का न्यूक्लियस नहीं है, तो इनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए दे हैव सम हेल्पिंग सेल्स जिनको बोलते हैं कंपेनियन सेल्स, क्योंकि ये कंपेनियन है इनके, ये हेल्प कर रहे हैं इनको इन द फंक्शनिंग, सो दैट इज वाई ये इनके कंपेनियन सेल्स हैं। तो इनके पास सिंस खुद का न्यूक्लियस नहीं होता है, तो कंपेनियन सेल्स का न्यूक्लियस जो है वो इनको कंट्रोल करता है। और इनका जो कंपेनियन सेल्स का प्रोटोप्लाज्म है वो इन सीव ट्यूब एलिमेंट्स के कांटेक्ट में होता है थ्रू दीज पोर्स कॉल्ड द पिट फील्ड्स। ओके, सो पिट फील्ड्स जो है दे आर दी स्मॉल पोर्स जिनके थ्रू कंपेनियन सेल्स का जो प्रोटोप्लाज्म है वो कांटेक्ट में होता है विद द सीव ट्यूब एलिमेंट्स और वो कंट्रोल करता है उनकी एक्टिविटी को। ठीक है, सो द फाइनल ऑप्शन विच इज गोइंग टू बी करेक्ट वुड बी ऑप्शन डी। तो आइए बच्चों देखते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम विच इज प्रॉब्लम नंबर 34 दैट सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फ्लोएम पैरेन्काइमा इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट। ठीक है, तो दी हुई स्टेटमेंट्स में से आपको फ्लोएम पैरेन्काइमा से रिलेटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट को करना है आइडेंटिफाई। सो आवर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए, इट्स cell wall is made up of cellulose, okay, and has pits through which plasmodesmatal connections exist between the cells। तो भाई बोला जा रहा है कि जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है उनके सेल्स की जो वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनती है और उसमें पिट्स प्रेजेंट होती हैं एज प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस, ताकि दो नेबरिंग सेल्स कांटेक्ट में रहें। तो ये परफेक्टली करेक्ट है, राइट, ये स्टेटमेंट परफेक्टली करेक्ट है, हेंस इसको हम कर देंगे एलिमिनेट। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ऑप्शन बी की, तो इसमें हमसे बोला जा रहा है इट स्टोर्स फूड मटेरियल्स एंड अदर सब्सटेंसेस लाइक लेटेक्स, रेजिन्स एंड म्यूसिलेज। ये भी परफेक्टली करेक्ट है भाई कि फ्लोएम पैरेन्काइमा, और पैरेन्काइमा सेल्स हैं तो ऑब्वियसली स्टोरेज इनका फंक्शन होने ही वाला है। तो स्टोरेज किस किस का हो सकता है, फूड मटेरियल्स का, है ना, म्यूसिलेज, लेटेक्स, रेजिन्स, इन सभी का आपको यहाँ पर एक्यूमुलेशन या स्टोरेज देखने को मिल सकता है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, इसीलिए इसको भी कर दीजिए एलिमिनेट। ठीक है, तो ये भी हो गया एलिमिनेट। देन वी हैव ऑप्शन सी दैट इज इट इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकॉटिलेडन्स। तो बोला जा रहा है जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है वो मोस्ट मोनोकॉट्स में प्रेजेंट होता है। ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट एंड हेंस यही है हमारा करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि मोनोकॉट्स में केस में आपको यूजुअली जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है वो एब्सेंट देखने को मिलेगा। ओके, द बेस्ट एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था ऑफ दी मोनोकॉट स्टेम, जहां पर आपको ये टोटली एब्सेंट देखने को मिलता है। सो फ्लोएम पैरेन्काइमा यूजुअली मोनोकॉट्स के केस में एब्सेंट होता है। ठीक है, सो ये वाली स्टेटमेंट हो गई इनकरेक्ट, हेंस ये ऑप्शन होगा करेक्ट। सो द फाइनल ऑप्शन विच इज गोइंग टू बी करेक्ट वुड बी ऑप्शन सी। बट हम देख लेते हैं ऑप्शन डी को भी, जिसमें बोला जा रहा है इट्स सेल्स आर इलोंगेटेड सिलिंड्रिकल विद टेपरिंग एंड्स, दैट्स परफेक्टली फाइन, हेंस इसको भी एलिमिनेट कर देते। सो फाइनल ऑप्शन विच वाज करेक्ट इज ऑप्शन सी। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम विच इज प्रॉब्लम नंबर 35 दैट सेज which among the following statements regarding the cambium ring is incorrect। तो कैम्बियल रिंग से रिलेटेड आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को करना है आइडेंटिफाई। तो पहली स्टेटमेंट है हमारी इंट्राफैसिकुलर एंड इंटरफैसिकुलर कैम्बियम टुगेदर फॉर्म द कैम्बियल रिंग, दैट्स परफेक्टली करेक्ट। कैम्बियल रिंग बनती किससे थी भाई, दोनों ही, यानी कि इंटर और इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम की जॉइनिंग से, तो दैट्स परफेक्टली करेक्ट, हेंस इस ऑप्शन को कर दीजिए एलिमिनेट बिकॉज वी हैव टू फाइंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देन वी हैव बी ऑप्शन दैट सेज कैम्बियल रिंग कट्स ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम टुवर्ड्स द पेरिफेरी व्हाइल सेकेंडरी जाइलम टुवर्ड्स द पिथ। ये भी करेक्ट है भाई, सेकेंडरी जाइलम बनते हैं टुवर्ड्स द पिथ, याद है ना आप सभी को, कैम्बियम के नीचे वाला पोर्शन बनता था, डिफरेंशिएट करता था इनटू द सेकेंडरी जाइलम, और ऊपर वाला पोर्शन टुवर्ड्स द पेरिफेरी बनाता था द सेकेंडरी फ्लोएम, जो कि यहाँ पर यही लिखा हुआ है। इसका मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है दैट इज गोइंग टू बी परफेक्टली करेक्ट, हेंस इसको भी कर दीजिए एलिमिनेट। ठीक है, फिर देखते हैं अपने सी ऑप्शन को, जिसमें बोला जा रहा है द अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम प्रोड्यूस्ड बाय द कैम्बियल एक्टिविटी इज लेस देन द सेकेंडरी फ्लोएम। तो हमसे बोला जा रहा है कैम्बियम की एक्टिविटी से जो सेकेंडरी जाइलम बनता है उसका अमाउंट सेकेंडरी फ्लोएम से कम होता है। क्या ये करेक्ट है? नो, ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट, हेंस यही ऑप्शन हमारा करेक्ट माना जाएगा।
भाई याद है ना आप सभी को, सेकेंडरी जाइलम का अमाउंट हमेशा सेकेंडरी फ्लोएम से ज्यादा बनता था इन केस ऑफ दी कैम्बियम एक्टिविटी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई ना, एंड वही हमें फाइंड करना था। दस द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन सी। ओके, देन अगर हम बात करते हैं ऑप्शन डी की, तो देख लीजिए, द डिफरेंशियल एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग्स। तो भाई कैम्बियम की जो डिफरेंशियल एक्टिविटी है उसकी वजह से ही एनुअल रिंग्स बनती हैं, ये परफेक्टली करेक्ट है ना। कैम्बियम की एक्टिविटी डिफरेंट सीजन में वेरी करती थी, जिसकी वजह से उसकी एक्टिविटी जो है वो वेरी करने की वजह से आपको डिफरेंट टाइप के वुड्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता था इन डिफरेंट सीजन, और बनते थे स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड जो कि टुगेदर बनाते हैं एक एनुअल रिंग, राइट। दैट मींस ये स्टेटमेंट भी परफेक्टली करेक्ट है, इसलिए इसको भी कर दीजिए एलिमिनेट। सो द फाइनल ऑप्शन विच इज करेक्ट इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी। तो आइए बच्चों देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 36 को, दैट सेज ऑल टिश्यू इनर टू एंडोडर्मिस कॉन्स्टिट्यूट। तो भाई ऑल द टिश्यू जो कि एंडोडर्मिस के इनर लाई करते हैं, टुवर्ड्स द सेंटर लाई करते हैं, उन्हें हम क्या बुलाते हैं। सो आवर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए बार्क, ऑप्शन बी कॉर्क, ऑप्शन सी स्टील, या ऑप्शन डी द वैस्कुलर बंडल। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी, दैट इज स्टील। तो स्टील क्या रिप्रेजेंट करता है, वो सारे के सारे टिश्यू जो कि एंडोडर्मिस के बिलो लाई करते हैं। क्या क्या आता था उनमें, एंडोडर्मिस के नीचे क्या क्या आता था, दैट वाज पेरिसाइकिल, देन वी हैड द वैस्कुलर बंडल्स एंड द pith. So all these three together constituted the steel, और ये lie करते हैं below endodermis. So the correct option here would be option C, steel. तो आइए बच्चों देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 37 को, that says closely arranged parenchymatous cells cut off by the phallogen that causes rupturing of the epidermis are called. तो भाई कॉर्क कैम्बियम या फेलोजन जिसे हम बुलाते हैं, उसकी एक्टिविटी से कट ऑफ हुए कुछ क्लोजली अरेंज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स जो कि रप्चरिंग ऑफ एपिडर्मिस करते हैं, यानी कि एपिडर्मिस की वॉल्स को रप्चर करते हैं, उनको हम क्या बुलाते हैं। सो अवर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स, ऑप्शन बी बुलिफॉर्म सेल्स, ऑप्शन सी बंडल शीथ सेल्स, या ऑप्शन डी कंजंक्टिव टिश्यू। तो मैंने आपको बताया ही था, ये स्पेशलाइज्ड सेल्स जो कि रप्चरिंग करते थे एपिडर्मिस के लेयर की, जिसकी वजह से लेंस शेप्ड ओपनिंग बनती थी, वी यूज्ड टू कॉल देम द कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन ए कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स। तो आइए बच्चों देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 38 को, दैट सेज द टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल इन विच द फ्लोएम इज यूजुअली लोकेटेड ऑन द आउटर साइड ऑफ द जाइलम। सो ऐसा टाइप का वैस्कुलर बंडल जिसमें आपको फ्लोएम यूजुअली जाइलम से आउटर साइड पे देखने को मिलता है, उसे हम क्या बुलाते हैं। सो अवर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए रेडियल, ऑप्शन बी कोलैटरल, ऑप्शन सी बायकोलैटरल, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो भाई याद कीजिए, ऐसे टाइप का वैस्कुलर बंडल जहां पर जाइलम के ऊपर फ्लोएम देखने को मिलता था। सपोज अगर मैं रिप्रेजेंट करूं इसको कुछ इस तरीके से, तो अगर सपोज ये जाइलम है तो ऊपर है फ्लोएम, तो इस वाली कंडीशन को हम क्या कहलाते थे भाई, वी यूज्ड टू कॉल इट कोलैटरल, राइट। सो कोलैटरल वैस्कुलर बंडल्स में आपको ये कंडीशन देखने को मिलेगी, हेंस द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी कोलैटरल, ठीक है। अगर हम बात करते हैं रेडियल की, तो वो आपको रूट्स के केस में देखने को मिलता था, जहां पर जाइलम फ्लोएम जो है वो ऑल्टरनेटली अरेंज्ड होते थे और डिफरेंट रेडियाई पे प्रेजेंट होते थे, तो वो कंडीशन अलग है। एंड बायकोलैटरल क्या होता है भाई, जहां पर आपको फ्लोएम की पोजीशन दोनों ही तरफ, यानी कि जाइलम वुड बी इन सेंटर, तो अगर देखें तो यहां आपको जाइलम देखने को मिल रहा है इन द सेंटर, और दोनों ही तरफ आउटर साइड पे आपको फ्लोएम देखने को मिल रहा है, दिस इज बायकोलैटरल, ठीक है। लेकिन यहां पर हमको बोला जा रहा है जहां पर एक ही फ्लोएम जो है वो आउटसाइड लोकेटेड हो ऑन द जाइलम, सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी कोलैटरल इटसेल्फ। तो आइए बच्चों देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 39 को, दैट सेज द शेप ऑफ गार्ड सेल्स इन मोनोकॉट प्लांट्स इज। तो मोनोकॉट प्लांट्स के केस में आपको गार्ड सेल्स का शेप कैसा दिखाई देता है। तो अवर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए बीन शेप्ड, ऑप्शन बी किडनी शेप्ड, ऑप्शन सी रेनिफॉर्म शेप्ड, या ऑप्शन डी डम्बल शेप। तो भाई कैसा देखने को मिलता था आपको गार्ड सेल का शेप, यहां पर इन केस ऑफ मोनोकॉट दैट वाज ऑप्शन डी डम्बल शेप, राइट। तो मोनोकॉट्स के केस में डम्बल शेप आपको देखने को मिलते थे द गार्ड सेल्स, कुछ इस तरीके से, जहां पर आपको दिखता था कि जो सोलन एंड्स हैं वो आपको एंड की तरफ देखने को मिलेंगे, और आपको जो सेंट्रल रीजन है वो थोड़े से नैरोअर दिखाई देंगे। तो दीज आर रिप्रेजेंटिंग द इनर वॉल्स ऑफ these guard cells जो कि thickened है, right? So I hope that's clear to all of you. So ये है
द डम्बल शेप्ड गार्ड सेल्स ऑफ मोनोकॉट लीव्स। वाइल अगर हम डायकॉट्स की बात करें तो वहां आपको बीन शेप्ड, किडनी शेप्ड या रेनिफॉर्म शेप्ड आपको देखने को मिलते थे द गार्ड सेल्स, जो कि ऑब्वियसली सभी के सभी एक ही टाइप के हैं। बीन शेप, किडनी शेप तो आप जानते ही हैं। और रेनिफॉर्म्ड, रेनिफॉर्म मतलब क्या होता है? रेनी को वर्ड करिए आप रिलेट टू द रीनल, रीनल मतलब होता है रिलेटेड टू किडनी, और किडनी का शेप या रेनिफॉर्म मतलब किडनी फॉर्म्ड, मतलब किडनी के शेप को रिजेंबल करते हुए। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट बीन शेप्ड या किडनी शेप्ड टाइप के ही गार्ड सेल्स। तो वो कंडीशन भी तीनों ही सेम है यहाँ पर। सो ये कंडीशन आपको देखने को मिलती थी इन केस ऑफ डायकॉट्स, बट सिंस हमको मोनोकॉट बोला गया है तो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे आज के प्रैक्टिस सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे, विच इज प्रॉब्लम नंबर 40 दैट सेज फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गार्ड सेल्स ऑफ स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के गार्ड सेल से रिलेटेड आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को करना है आइडेंटिफाई फ्रॉम दीज ऑप्शंस गिवन बिलो। सो पहला जो स्टेटमेंट है दैट सेज इट्स इनर वॉल इज थिक। तो ऑब्वियसली मैंने आपको पिछली ही स्लाइड में ड्रॉ किया था एक स्टोमेटा के डायग्राम को, राइट? तो वहां आपने देखा था जो इनर वॉल मैंने ड्रॉ की थी गार्ड सेल्स की, दोज वर थिक। चलिए मैं यहाँ पर ड्रॉ भी करता जा रहा हूँ, आपको सारे फीचर्स बताता भी जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ द गार्ड सेल्स ऑफ से अ डायकॉट लीफ। ओके, तो आपको यहाँ पर जो इनर वॉल देखने को मिल रही हैं दे आर थिकर। सो दीज आर द थिक इनर वॉल्स, राइट? ओके, और आपको जो बाहर वाली वॉल्स देखने को मिल रही हैं दे आर थिनर। सो दीज आर द थिक इनर वॉल्स, और ये बाहर वाली जो देखने को मिल रही हैं दे आर द थिनर वॉल्स। तो देखिए जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है इट्स आउटर वॉल इज थिन, ये भी करेक्ट है। और करेक्ट स्टेटमेंट हमको करनी है एलिमिनेट, बिकॉज वी हैव टू फाइंड इनकरेक्ट वन। ठीक है, तो यानी कि पहली दो स्टेटमेंट से हो गई एलिमिनेट। देन वी हैव ऑप्शन सी दैट सेज इट कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट। तो गार्ड सेल्स के पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है ना, इसलिए इस ऑप्शन को भी कर दीजिए एलिमिनेट, राइट? आपको यहाँ इन गार्ड सेल्स पे इस तरीके से कुछ क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं। ओके, सो ये अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा, फाइन। और आपको यहाँ पर न्यूक्लियस भी देखने को मिलता है इनसाइड दिस गार्ड सेल्स। ठीक है, तो ये कंडीशन भी है। ओके, सो दैट मीन्स ये वाली स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गई। आई मीन करेक्ट स्टेटमेंट है बट ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। देन वी हैव ऑप्शन डी दैट सेज, फाइनली आपको पता ही है द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी, बट इसको भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। दैट सेज ऑप्शन डी में बोला जा रहा है द स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स सराउंडिंग द गार्ड सेल्स आर द बंडल शीथ सेल्स। तो हमसे बोला जा रहा है जो गार्ड सेल्स के अराउंड आपको कुछ स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स देखने को मिलते हैं, वो बंडल शीथ सेल्स होते हैं। क्या वो करेक्ट है? नो, ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। ओके, एंड सिंस ये इनकरेक्ट है दस इट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देखिए आपको याद रखना है जो ये गार्ड सेल्स हैं, इनके चारों तरफ एपिडर्मिस के कुछ सेल्स डिफरेंशिएट हो जाते हैं या स्पेशलाइज हो जाते हैं। इन सेल्स को हम बुलाते थे दी सब्सिडियरी सेल्स, राइट? तो ये हैं दी सब्सिडियरी सेल्स, ओके, जो कि आपको बहुत क्लोज नजर आएंगे टू दी guard cells. Okay, so these are nothing but the subsidiary cells. So यही वो specialized epidermal cells हैं जो कि closely associated हैं with these guard cells. So यहाँ जो bundle sheath का reference दे रखा है bundle sheath cells का, that is going to be wrong and hence the correct option would be option D itself. Okay, so बच्चों this was all for today from the chapter anatomy of flowering plants. I hope आज के इस प्रैक्टिस सेशन में आपको मेरे साथ इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में बहुत मजा आया होगा। मुझे अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, पढ़ते रहिए और जैसा कि आप सभी जानते हैं लर्न हाउ फ्री है पर बेस्ट है।